थर्ड स्टेप क्या होता है, इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या बोलते हैं इसको? चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन का मतलब एकदम लास्ट स्टेप की बात आ गई। क्या नहीं भूलेंगे? रेजोनेंस करना। और जब रेजोनेंस कर दीजिए उसके बाद अगर एनबीएस है तो ब्रोमो लगा दीजिए और एनसीएस है तो क्लोरो लगा दीजिए। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा एल्केन, जो एल्केन की रिएक्शन हो सकती थी, जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जितने कॉन्सेप्ट बन सकते थे, वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया? एकदम बढ़िया ही होना चाहिए बेटा। तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 हाइड्रोकार्बन में। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 1 में हमने यह पढ़ा था कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है, किस तरीके से रिएक्शन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कोई बॉन्ड टूटता है तो वो क्यों टूटता है, अगर वो टूट रहा है तो होमोलिटिकली टूट रहा है या हेट्रोलिटिकली टूट रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम उसी के जस्ट आगे से शुरू कर रहे हैं। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ईएआर और ईएसआर ये दोनों सीख लिया था। आज हमारा जो बचा हुआ है वो है एनएसआर और एनएआर। जब हम एक बार टाइप ऑफ रिएक्शन सारी पढ़ लेते हैं ना, तो फिर जो रिलेटेड रिएक्शन है हमें उनमें टाइम नहीं लगता, हमें उनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। रटने का तो भूल जाओ, रटना तो है ही नहीं, सिर्फ समझने का टॉपिक है, सिर्फ समझने का है बेटा। अगर मन लगा के समझ लिया ना, ये चीजें कभी भूलोगे नहीं आप, कंफर्म है बेटा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक, जरा देख लेते हैं। आज का अपना गोल है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारी रिएक्टिविटी को चेक करना, कैसे क्या करते हैं, ये सब सीखेंगे। और आज का जो लास्ट रहेगा वो है एल्केन रिएक्शन। एल्केन की जितनी भी रिएक्शन है वो सब हम यहां कंप्लीट करने वाले हैं। ये आज का अपना गोल है। तो स्टार्ट करते हैं, चले स्टार्ट किया जाए। शुरुआत करते हैं बेटा सबसे पहले एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद करिए, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब था? किसी चीज को रिप्लेस करना, किसी भी चीज को रिप्लेस करना। अब यार रिप्लेसमेंट कर कौन रहा है? वर्ड में जाओ, न्यूक्लियोफाइल। मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो आएगा, चीजों पे अटैक करेगा और किसी एक ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तभी तो मैं बोलूंगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपन क्रिकेट खेलते हैं, प्लेयर आता है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर क्या करता है? वो दो कंडीशन होती है, या तो प्रेजेंट प्लेयर पहले चला जाए और फिर वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर आए, इसे भी सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, या फिर वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर आए और उसी टाइम ये प्रेजेंट खिलाड़ी चला जाए। तो ये दो ही टाइप हो सकते हैं, किसमें? एनएसआर में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। जरा ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं अगर मेरे पास आर है और एक लिविंग ग्रुप है बेटा। लिविंग ग्रुप क्यों बोल रहा हूं? जो छोड़ के जाने वाला है उसे मैंने क्या नाम दिया? लिविंग ग्रुप। अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल आएगा। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा भाई? सर न्यूक्लियोफाइल इसलिए अटैक करता है क्योंकि इनके बीच में क्या होती है? पोलैरिटी होती है। क्या होती है इनके बीच में? पोलैरिटी। मतलब आर पे क्या होता है? डेल पॉजिटिव, और लिविंग ग्रुप पे क्या होगा? डेल नेगेटिव। ईएन का डिफरेंस है, ईएन का डिफरेंस है, इसी वजह से आर पे क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि वो लेस ईएन का है। और कोई ना कोई लिविंग ग्रुप होगा। लिविंग ग्रुप यहां पर जनरली क्या लेते हैं हम? हैलाइड से ले लेते हैं। तो हैलाइड और आर में आपको पता ही है कि किसकी ईएन ज्यादा होती है? हैलाइड की। तो डेल नेगेटिव किस पे आएगा? हैलाइड पे। अब सोचो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ये बोलेगा यार आर के पास कमी है, चलो इसकी कमी को पूरा करते हैं और इस लिविंग ग्रुप को निकाल देते हैं। कहने का मतलब इस आर पे क्या लग जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और लिविंग ग्रुप कौन सा चार्ज लेकर निकल जाएगा? नेगेटिव चार्ज लेकर निकल जाएगा। अब सोचो जो भी रिएक्शन में हुआ है, जो भी रिएक्शन में हुआ है, उस पूरी रिएक्शन को अगर ध्यान से देखा जाए तो भाई साहब सबसे पहला काम क्या हुआ होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक। सबसे पहला काम क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक। मतलब इसकी रेट किस पे डिपेंड करने वाली है? न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। किस पे डिपेंड करने वाली है? न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। आपको मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 1 में पूरा पढ़ा रखा था कि किस तरीके से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, किस तरीके से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। अब साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ और कौन काम दे रहा है? ये रिएक्टेंट। मतलब किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करेगा। ये कहानी आती है। मतलब जो चीज आप देख रहे हो ना, उसको लिखना सीखो आप। अब बात मैं करूं रिएक्टिविटी पे कि भैया रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी। तो एक चीज बताओ, रिएक्टिविटी में भी कौन आ रहा है? पहले लिविंग ग्रुप आ रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, फिर लिविंग ग्रुप रिमूव हो रहा है। यही तो खास बात है इस पे।
तो कहने का मतलब हुआ कि भैया न्यूक्लियोफिलिसिटी तो तगड़ी होनी ही चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो किस पे डिपेंड कर रहा था? न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। तो रेट और रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। अब मान लीजिए मैं बोलूं भैया लिविंग ग्रुप भी तो निकल रहा है, मतलब लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पे भी तो कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी। अब किसी ने कहा सर कैसे पहचानोगे कि लिविंग ग्रुप अच्छा है या बुरा है? एक बात बताओ, क्या ये लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है? क्या इसने नेगेटिव चार्ज को लेकर ये कहीं दूर हो गया? इसका मतलब जितना तगड़ा ये नेगेटिव चार्ज होगा, जितना स्टेबल ये नेगेटिव चार्ज होगा, क्या कहीं ना कहीं वो उतनी ही जल्दी रिमूव होना चाहेगा। सही बात है कि नहीं है? जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल लूं मैं आपको, अगर मान लीजिए मेरे पास हैलाइड है, RX है कोई, तो एक बात बताओ, RF है, RBr है, RCl है, इन सब में सबसे तगड़ा लिविंग ग्रुप कौन होगा? तो कैसे पहचानोगे? भैया F रिमूव होगा तो F नेगेटिव आएगा, Cl रिमूव होगा तो Cl नेगेटिव आएगा, ब्रोमीन नेगेटिव कौन रिमूव होगा? ब्रोमीन, तो कौन सा चार्ज आएगा? ब्रोमीन पे नेगेटिव, और I रिमूव हुआ तो I नेगेटिव। बताओ मुझे सबसे तगड़ा कौन स्टेबल है? I नेगेटिव। इसका मतलब लिविंग ग्रुप कहीं ना कहीं कौन अच्छा है? I नेगेटिव। तो जल्दी रिएक्टिविटी किसके प्रेजेंस में होगी? Ri। मतलब कहानी को समझना है बेटा कि कहानी में एक्चुअल में क्या हुआ, तो मैं क्यों इस Ri को बोल रहा हूं। बेटा एक बात बताओ, RF है, RF में तो बॉन्डिंग इतनी अच्छी होगी कि वो टूटना ही नहीं चाहेगा, और जब वो टूटना ही नहीं चाहेगा तो मेरे भाई रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैंने रिएक्टिविटी पे कौन सा पॉइंट लिखा है? लिविंग ग्रुप। और क्या बोल सकता था? न्यूक्लियोफिलिसिटी। और कौन सा बोल सकता था? भैया एक बात बताओ, जब ये अटैक कर रहा है तो क्या तुम चाहोगे कि बहुत बल्कि ग्रुप लगाओ, बहुत भीड़ भाड़ हो? जब तुम अटैक करने जाते हो तो तुम ये सोचते हो कि सामने भीड़ भाड़ कम से कम हो। जब कम से कम भीड़ भाड़ होगी तभी तो अटैक करके तुरंत चले जाओगे। सही बात है कि नहीं है? मतलब मैं इस चीज को बोलता हूं क्राउडर। तो क्या क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए? मतलब क्राउडिंग के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या चीज? रिएक्टिविटी। जितनी कम भीड़ भाड़ होगी उतनी अच्छी रिएक्टिविटी होगी, जितनी कम भीड़ भाड़ होगी उतनी अच्छी रिएक्टिविटी होगी। मतलब अगर मैं बात करूं कि भैया अगर मेरे पास 1 डिग्री हैलाइड है तो बहुत अच्छी बात है, 2 डिग्री हैलाइड है तो और अच्छी बात है, और 3 डिग्री हैलाइड है तो बेटा यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। ये डिपेंडेंसी आती है किसी भी एनएसआर रिएक्टिविटी में, एनएसआर के क्वेश्चंस पे, ये कहानी होती है। अब मेनली जो प्रोसेस पूछा जाता है ना, मैं आपको बताता हूं। मेनली या तो पूछा जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, कि भैया बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी अच्छी है? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का सिंपल सा मतलब है बेसिक स्ट्रेंथ, कि भैया जितनी तगड़ी बेसिक स्ट्रेंथ होगी उतनी अच्छी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। अब सॉल्वेंट का थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि अगर सॉल्वेशन में चला गया तो भैया फिर अटैक नहीं कर पाएगा। तो सॉल्वेशन नहीं होना चाहिए और बेसिक स्ट्रेंथ तगड़ी होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, समझिएगा। एग्जांपल दीजिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है, और मान लीजिए कुछ भी नहीं दिया है, तो क्या आप वहां पर प्रोटिक सॉल्वेंट मानते हैं? अगर कुछ भी ना दिया हो तो कौन सा सॉल्वेंट मानते हैं? प्रोटिक सॉल्वेंट। तो कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए सर F नेगेटिव है और ये अटैक करने जा रहा है, लेट सपोज अटैक, लिविंग ग्रुप नहीं बोल रहा हूं मैं अटैक करने की बात कर रहा हूं। दूसरा है Cl नेगेटिव, तीसरा है ब्रोमीन नेगेटिव, और चौथा है आयोडीन नेगेटिव। अब मैंने कहा कि भैया न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताना है आपको, तो एक बात बताओ, जब प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है? H बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, और भैया जब H बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो कौन है जो H बॉन्डिंग करता है? वो है फ्लोरीन। इसका मतलब कि फ्लोरीन कहीं ना कहीं वाटर के साथ क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन फैक्टर में सॉल्वोलिसिस हो जाएगा इसका। अब सॉल्वोलिसिस हो गया भाई साहब, तो भाई साहब जब सॉल्वोलिसिस हो गया तो अब तो वो जा ही नहीं पाएगा अटैक करने, और जब अटैक करने ही नहीं जा रहा तो भैया न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई? बेकार हो गई। मुझे पता था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मामले में फ्लोरीन सबसे अच्छा है, मुझे इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं तो फ्लोरीन सबसे बढ़िया है, लेकिन जब अटैक करने की बारी आई तो भैया सॉल्वेशन नाम की भी तो कोई चीज है कि रिएक्शन के बीच में क्या हो रहा है। इसको बहुत डीप में पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो आप उसको आराम से देख सकते हो। तो सॉल्वेशन में क्या हुआ कि F भैया सॉल्वेशन में चला गया, तो अब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर आता है वो आता है I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और F नेगेटिव। यहीं पर मान लीजिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैंने यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पूछा,
और मैंने अब क्या किया, सारे लगभग लगभग O माइनस दे दिए। जैसे मैंने यहां पर दे दिया O माइनस, दूसरा मैंने यहां पर दिया तो O माइनस, लेकिन मैंने यार रेजोनेंस कर दिया। तीसरा मैंने O माइनस तो दिया, लेकिन मैंने रेजोनेंस ज्यादा कर दिया। अब सोचो इसे अटैक करने जाना है, अब सोचो इसको अटैक करने जाना है। तो भाई मेरे, जब ये अटैक करने जाएगा तो एक बात बताओ, क्या तुम सॉल्वेशन फैक्टर नोट करोगे इसमें? नहीं। क्यों? जब सब एक ही कैरेक्टर के हैं, सब तो O नेगेटिव है, तो सबकी बॉन्डिंग भी सेम होगी। सही बात है। जब सबकी बॉन्डिंग सेम होगी तो अब तुम मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज्यादा हुई, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हुई, क्या उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी? सही बात है कि नहीं है? तो ये रीजन आता है कि भैया ये O माइनस लोकलाइज्ड है, ये O माइनस लोकलाइज्ड है, ये भाई साहब डी लोकलाइज्ड है। डी लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरे भाई, ये तो खुद रेजोनेंस में खो चुका है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में ही दे दिए, तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। ये भाई साहब ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खुद में लूज कर दिए, तो क्या अब ये अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या, यहां जो ऑर्डर आना चाहिए वो 1 2 3 आना चाहिए। यही न्यूक्लियोफिलिसिटी कहती है। तो रिएक्टिविटी के क्वेश्चन और इस तरीके से लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी चेक करना आपको आना चाहिए। लिविंग ग्रुप में सिंपल है, जब वो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है तो भाई साहब नेगेटिव की जितनी अच्छी स्टेबिलिटी होगी उतना ही तगड़ा लिविंग ग्रुप होगा। यही खास बात होती है। आगे देखते हैं। अगला जो अपना केस आता है एनएसआर इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में क्या है भैया, जो एल्काइल की बात की जा रही है, ये इसी आर की बात की जा रही थी कि भैया ये RX है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो आएगा अटैक करेगा और X को निकाल देगा। तो क्या बनेगा? R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस फॉर्म में निकल जाएगा। यही खास बात हो सकती है। या फिर इसका एक और स्टेप हो सकता है। एक और स्टेप क्या हो सकता है कि ये RX है, पहले न्यूक्लियोफाइल था, लेकिन यार पहले ही X माइनस निकल गया। जब पहले ही X माइनस निकल गया तो क्या बचेगा? R पॉजिटिव, और R पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक कर देगा और क्या बना देगा? R न्यूक्लियोफाइल। मैंने जो कंडीशन बताई थी ना, ये उसी कंडीशंस पे। तो अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि एक्चुअल में क्या होता है। जब इसकी रिलेटेड रिएक्शन आएगी ना, तो बेटा इसी से रिलेटेड रिएक्शन में हम पढ़ते हैं कि ये जो डायरेक्ट अटैक होता है ये SN2 में होता है, और ये जो X माइनस पहले निकल जाता है ये SN1 में होता है। मतलब ये सारी नॉलेज हम पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ टाइप ऑफ रिएक्शन को समझना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होती है इसको देखना, उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं ये समझना, बस इतना ही अपने को अभी करना है। अभी के लिए बस इतना ही करना है। चलिए जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में आता है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी देखनी है आपको। बताओ मुझे लिविंग ग्रुप किस पे डिपेंड करता है? एनायन स्टेबिलिटी। जितनी तगड़ी एनायन स्टेबिलिटी होगी, क्या उतना ही तगड़ा लिविंग ग्रुप होगा। इसका मतलब मेजर पॉइंट क्या आ गया? एनायन की स्टेबिलिटी। जरा पहला चेक करते हैं। यार सब जगह तो क्या है? सल्फेट सल्फेट, लेकिन ये कार्बोक्सिलेट है। यहां दो के साथ रेजोनेंस है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, यहां भी इसके साथ है, लेकिन क्या यहां एक रेजोनेंस है? तो भैया 1 2 तो तगड़े हो गए, 1 2 तगड़े हो गए। तो जरा CF3 को देखो, हाईली माइनस आई है भाई, हाईली माइनस आई, और बेंजीन का माइनस आई कम लगता है। तो मुझे बताओ क्या 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 आना चाहिए था यहां पे। मैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव की स्टेबिलिटी देख रहा हूं बस, और कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नेगेटिव की स्टेबिलिटी देख रहा हूं। जरा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लिविंग ग्रुप में क्या देखना है? एनायन की स्टेबिलिटी। तो क्वेश्चंस को समझो कि भैया क्या लिखना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि भैया F माइनस तो आपने अभी बताया था, अच्छा है मेरे भाई, वो कब तो न्यूक्लियोफिलिसिटी है और कब स्टेबिलिटी है, तो दोनों को ध्यान से करना है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है चीजों को अटैक करवाना, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है नेगेटिव खुद में कितना स्टेबल है। और आपको पता है कि सेम फैमिली में डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, और किस पे डिपेंड करती है सारी चीजें? साइज पे। तो बताओ क्या आंसर आना चाहिए? D, C, B और A। ये आंसर आना चाहिए आपका। बात समझ में आ गई? चलिए यहां देखते हैं। यहां भी सल्फेट है, यहां भी सल्फेट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहां NO2 भाई साहब -M से विड्रॉ कर रहा है, यहां ब्रोमीन -I से विड्रॉ कर रहा है, और नेगेटिव को चाहिए ज्यादा विड्रॉ करने वाला, तो भाई साहब A इज ग्रेटर देन B हो जाएगा। ये कहानी आती है आपकी। अब करते हैं इसके अगला केस। इसका अगला केस क्या आता है जरा देखें। NSR इन केस ऑफ एसाइल ग्रुप। जरा समझिएगा ये एसाइल ग्रुप क्या है,
समझिएगा बिल्कुल। एसाइल ग्रुप का मतलब होता है कोई भी कार्बोनिल ग्रुप, इसे बोलते हैं एसाइल ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। अब इस एसाइल ग्रुप पे मैंने क्या किया, क्योंकि भाई मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है, और सब्स्टिट्यूशन करना है तो कोई लिविंग ग्रुप ही लगाना पड़ेगा मुझे, तभी सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा, तभी ये हटेगा और कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। यही तो कहानी है। अब जरा ध्यान से देखना जरा, मान लो यहां पर मैंने न्यूक्लियोफाइल को जनरेट किया, ठीक है, अटैक करने के लिए। अब पहली बात आती है कि सर अटैक कहां होगा। सबसे पहली बात यह आती है कि अटैक कहां होगा। अब सोच के देखो, जहां पर ज्यादा कमी जनरेट होगी, जहां पर ज्यादा कमी जनरेट होगी, अटैक तो वही होगा। अच्छा, ज्यादा कमी की बात करूं तो भाई यार कार्बन है, कार्बन के पास ऑक्सीजन जैसा ग्रुप लगा हुआ है जिसकी ईएन में डिफरेंस अच्छी खासी है। आर और सी है, इनमें ईएन का डिफरेंस इतना तो नहीं है। तो मुझे बताओ सबसे तगड़ा ये वाला पॉइंट जो है ये जनरेट करेगा कमी को। कैसे? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे, और जब खाली हो जाएंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है। किसको शो करता है? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहला स्टेप इसने ऐड करने का किया। ऐड करने का मतलब हुआ कि भैया किस पर डिपेंड कर रहा है, डेल पॉजिटिव चार्ज पे। भैया डेल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि यार जितनी ज्यादा कमी जनरेट होगी क्या उतनी ही जल्दी वो अटैक करेगा, जितनी ज्यादा कमी जनरेट होगी क्या वो उतनी ही जल्दी अटैक करेगा। सही बात है। अच्छा फिर क्या हुआ, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ना भी पड़ेगा भाई, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ना भी पड़ेगा। तो यहां क्या बन के आएगा, आर सी ओ नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है और ये लिविंग ग्रुप है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में ये जो O माइनस है ना, ये अपनी पोजीशन को रिटेन करता है। अब बात आई कि निकाले किसको, R पे निकलेगा तो R पे माइनस आएगा, न्यूक्लियोफाइल निकल गया तो वापस चली जाएगी। तो एक ही कंडीशन आई कि भैया लिविंग ग्रुप को निकालो, क्योंकि R पे नेगेटिव उतना स्टेबल तो है नहीं। तो पहला स्टेप हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरा हुआ कहीं ना कहीं चीजें एलिमिनेट हो रही हैं, मतलब एलिमिनेशन। तो इस पूरे स्टेप को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर से सुनना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिटेन किया, एलिमिनेशन, क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ये प्रोसेस आता है। तो बताओ अब क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ और न्यूक्लियोफाइल। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल ने इस लिविंग ग्रुप को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो क्या क्या प्रोसेस हो सकते थे भैया, लिविंग ग्रुप निकला है तो लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा, अटैक हुआ है तो डेल पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करेगा। क्या यही दो पॉइंट इस जगह के पर अपने को समझ में आते हैं। मतलब अब जितनी ज्यादा कमी जनरेट होगी क्या उतनी ही जल्दी कहीं ना कहीं लिविंग ग्रुप, कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो मतलब मुझे क्या देखना होता है, मुझे डेल पॉजिटिव चार्ज देखना होता है। क्या देखना होता है, डेल पॉजिटिव चार्ज देखना होता है। अब जरा ध्यान से सुनना पूरी चीजों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलता है कि भाई साहब इनमें आपको बताना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। क्या देखना चाहिए मुझे, डेल पॉजिटिव चार्ज। जितनी ज्यादा कमी हो उतना अच्छी बात है, उतनी ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, उतनी ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन की। जरा ध्यान से देखना, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में एक तो आपके पास एमाइड दिया हुआ है, एक आपके पास कार्बोक्सिलिक है, एक आपके पास एसिड हैलाइड है और एक आपके पास एनहाइड्राइड है। ठीक, इन सबको आपको पता ही है। अब एक बात बताओ, जब मैं अटैक करूंगा किसी न्यूक्लियोफाइल का तो भाई मेरे न्यूक्लियोफाइल तो कार्बोनिल पे ही ऐड होगा, या तो इस पे होगा या इस पे होगा या फिर इस पे होगा या फिर कहीं ना कहीं इस कार्बोनिल पे होगा। अब इन पे ऐड होने का मतलब क्या हुआ कि भैया डेल पॉजिटिव अच्छा होना चाहिए तभी ऐड होगा। अच्छा, डेल पॉजिटिव अच्छा होना चाहिए तो एक बात बताओ, इस कार्बोनिल पे क्या ये लेफ्ट साइड सब कुछ सेम है, CH3 CH3 CH3, सिर्फ कहां पे दिक्कत है, राइट साइड में। मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है, ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है, और Cl का तो भैया -I लगता है, और ये भाई साहब ये भी लोन पेयर कंटेनिंग है। कहने का मतलब भाई ये तो इस डेल पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस से न्यूट्रल कर देंगे, कमी को पूरा कर देंगे। ये डेल पॉजिटिव चार्ज को कमी को पूरा कर देंगे।
ये भाई साहब कमी तो थी और बढ़ा दिया कमी को, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना कि दे रहे हैं। यहां पे कुछ थोड़ा बहुत इधर भी दे रहा है, थोड़ा बहुत इधर भी दे रहा है, मतलब कम दे पा रहा है। सही बात है कि नहीं है? तो बताओ सबसे ज्यादा कमी कहां जनरेट हुई? सी में। यही रीजन है कि एसिड हैलाइड में एनएसआर बहुत जल्दी होता है। एसिड हैलाइड में एनएसआर बहुत जल्दी होता है। इसका दूसरा रीजन लिविंग ग्रुप भी है। इसका दूसरा रीजन क्या है? लिविंग ग्रुप भी है कि लिविंग ग्रुप Cl माइनस क्या है? स्टेबल है। अब दूसरा क्या होगा? अब एक बात देखिए कि भाई साहब एनहाइड्राइड है और ऑक्सीजन के साथ कार्बोक्सिलिक है, यहां अमाइड है। यार नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसने तो पूरी कमी को पूरा ही कर दिया, तो फिर न्यूक्लियोफाइल क्यों आएगा भाई? इसका मतलब ए तो सबसे बेकार हो गया। अच्छा बात आई OH और इस OCO-CH3 की। यार एक बात बताओ, ये अपना पूरा 100% इसको दे देगा, ये भाई साहब 50% इधर देंगे और 50% इधर देंगे, तो क्या कमी को पूरा नहीं कर पाएगा ये? तो अटैक जल्दी होगा या नहीं होगा? इसका मतलब डी पहले आएगा और बी बाद में आएगा। ये कहानी आती है। सोच के देखो ना, OH ने पूरा 100% दिया और कमी को पूरा कर दिया, तो फिर क्यों आएगा न्यूक्लियोफाइल? यहां कमी को उतना पूरा नहीं कर पाया जितना ये पूरा कर रहा था, इसलिए अटैक यहां जल्दी होगा, यहां बाद में होगा। बात समझ में आ गई आपको? जरा बगल में देखिए, बगल में एक चीज दिख रही है मुझे, ये पूरी चीज सेम है, क्योंकि हर जगह डेल पॉजिटिव बन रहा होगा, हर जगह Cl खींच रहा होगा, हर जगह डेल पॉजिटिव बन रहा होगा, हर जगह Cl खींच रहा होगा। मतलब इस वाले पॉइंट से तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो फिर राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे भाई? ये जो फेनिल है ना, ये जो फेनिल है, ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये CH3 प्लस आई से दे रहा होगा, ये H कुछ भी नहीं कर रहा होगा और ये प्लस आई ज्यादा लगा रहा होगा। सही बात है? अब सोचो कमी सबसे ज्यादा कहां रहेगी? सबसे ज्यादा जहां कमी रहेगी अटैक वहीं जल्दी होगा। तुमको दिख रहा है सी ऑप्शन में कमी सबसे ज्यादा रहेगी। ए ऑप्शन में रेजोनेंस से न्यूट्रल किया है, सबसे बेकार हो गया ए। ये CH3 कम देता है, C2H5 CH3 ज्यादा देता है भाई, तो प्लस आई ज्यादा देगा तो कमी को जल्दी कंप्लीट कर देगा। ये कमी को थोड़ा बहुत बचा के रखेंगे, मतलब बी पहले आएगा और डी बाद में आ जाएगा। आंसर इज CBDA। ये है कहीं ना कहीं इस पूरे NSR से रिलेटेड पूरी कहानी, ये कहानी आती है। अब देखिएगा जरा NAR में क्या आता है। अगला जो टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब है? पूरी तरीके से क्लियरली दिख रहा है कि भैया कोई न्यूक्लियोफाइल है जो ऐड होना चाहता है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल ऐड कहां होगा? तो कहीं ना कहीं कोई कार्बोनिल ग्रुप रहा होगा जहां ये ऐड होने की बात कर रहे हैं। कहां क्यों ऐड होगा? क्योंकि डेल नेगेटिव है, डेल पॉजिटिव है। अभी आपने कहा था सर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा मतलब अटैक करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा। तो मुझे बताओ क्या यहां पे O पे माइनस आ जाएगा, यहां न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा? अगर मान लीजिए इस O नेगेटिव ने अपनी पोजीशन को रिटेन करके किसी एक को निकाल दिया, तब तो सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, फिर क्यों NAR बोलेंगे? मतलब अब चीजें हटेंगी नहीं, ये O माइनस अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए H प्लस लेगा और फाइनली OH बना देगा और यहां पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। देखो ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या यहां पर प्रॉपरली चीजें sp2 में थी और यहां कहां आ गई? sp3 में आ गई। ये चेंजेस आपको बताता है कि चीजें यहां ऐड हुई हैं, यहां मल्टीपल बॉन्ड हटा है, वैलेंसी फ्री हुई है और दोनों वैलेंसी को कहीं ना कहीं कंप्लीट किया गया। ये बात आती है। अब क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या क्या यहां पर पॉइंट्स होने चाहिए? तो भाई अटैक करने जा रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होनी चाहिए, जहां अटैक हो रहा है वहां डेल पॉजिटिव चार्ज अच्छा होना चाहिए। अच्छा चीजें ऐड हो रही हैं तो भैया क्राउडिंग भी तो कम से कम होनी चाहिए। ज्यादा भीड़ भाड़ दे दोगे तो चीजें ऐड हो पाएंगी क्या? नहीं ऐड हो पाएंगी। कहने का मतलब मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे पास कीटोन है, ये मेरे पास एल्डिहाइड है। एक बात बताओ, अगर मैं कीटोन और एल्डिहाइड की बात करूं तो यार एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड में अपने आप हाइड्रोजन के नाम पे एक वैलेंसी फ्री है, और जब अपने आप एक वैलेंसी फ्री है, सोचो क्राउडिंग कितनी कम हो गई। तो चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो, चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो, वो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो भी किस केस में? NAR के केस में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के केस में। मतलब कहीं पर भी आपने एल्डिहाइड देख लिया
तो उसकी रिएक्टिविटी हमेशा कीटोन से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए ये सारे पॉइंट लिखे। बात समझ में आ गई? यहां दोनों तरफ से डोनेट कर रहा था, वहां एक तरफ से डोनेट कर रहा है, तो भैया कमी बढ़ी रहेगी, कमी बन रहेगी, मतलब कमी अभी भी है तो अटैक जल्दी होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। रिएक्टिविटी पूछी गई है आपसे, मुझे बताओ क्या मेरे दिमाग में हमेशा ही बात रहेगी कि भैया एल्डिहाइड तो पहले आएंगे और कीटोन बाद में आएंगे, ये बात तो क्लियर है। मतलब यहां पर मुझे एक बात तो क्लियर है कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हमेशा कीटोन से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि भैया एक पोजीशन क्या है, पूरी तरीके से फ्री है। जरा पहले ऑप्शन को देखिए। पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि ए बी सी डी में ए और सी जो है वो एल्डिहाइड है, तो ये तो पहले आने चाहिए, और बी और डी में कीटोन है, ये बाद में आने चाहिए। अब ए और सी में पहले कौन आएगा? तो भैया जो कमी जनरेट हो रही थी उसको केवल इंडक्टिव से पूरा कर रहा है, और कमी जो पूरी हो रही है भैया वो रेजोनेंस के द्वारा कमी को पूरा कर दे रहा है, तो जल्दी कमी को पूरी कर देगा। अब जब कमी पूरी ही हो गई तो फिर न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा? द आंसर गोज टू ए इज ग्रेटर देन सी। अब बात आई बी और डी की। दिख रहा है मुझे भैया दोनों कीटोन है, लेकिन यहां कोई जमी को प्लस आई से पूरा कर रहा है और यहां भैया रेजोनेंस के द्वारा पूरा कर रहा है, तो भैया बी में कमी रहेगी और डी में पूरी हो जाएगी। इसीलिए आंसर आता है ए सी बी डी। जरा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पहला कीटोन, दूसरा कीटोन, तीसरा एल्डिहाइड, चौथा कीटोन, तो भैया एक बात तो क्लियर है कि एल्डिहाइड पहले आएगा। अब बात आई कीटोन 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 की, तो यार एक बात बताओ, यहां दो प्लस आई है, कम दे रहे होंगे, यहां एक रेजोनेंस से दे रहा है, एक प्लस आई से दे रहा है, यहां दोनों रेजोनेंस से दे रहे हैं, तो पूरी कमी को तो पूरा ही कर दिया, तो न्यूक्लियोफाइल क्यों आएगा भाई? इसका मतलब सी के बाद आना चाहिए था जहां कमी बनी रहेगी, इन द सेंस सी के बाद क्या आना चाहिए था? डी। डी के बाद बी और ए में कमी पूरी ही हो गई, तो फिर क्यों आएगा भाई? बात समझ में आ रही है? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, जब मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना, रिएक्टिविटी है। क्या आपको सारे के सारे कीटोन दिख रहे हैं? सारे के सारे कीटोन दिख रहे हैं, इसका मतलब अब जरा ध्यान दे दो कि भैया डेल पॉजिटिव को कौन बढ़ा रहा है और कौन न्यूट्रल कर रहा है। तो एक बात समझ में आई कि भैया सारे रेजोनेंस दे रहे हैं, सब में दो दो फेनिल लगा रखा है, फिर क्या करूं? तो एक जगह ये देखा भैया माइनस एम से खींच रहा है, ये देखा भैया प्लस एम से दे रहा है। अब ये पहचानने में अब तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुमने जीओसी पढ़ रखा है पूरा। NO2 यहां भी माइनस एम है भैया, NO2 यहां भी माइनस एम है, क्योंकि पैरा पोजीशन है दोनों में, यहां कुछ भी नहीं है। अब जरा देखो ज्यादा से ज्यादा कमी कहां पे होएगी? जो ज्यादा खींचेंगे, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये दे रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, तो भैया डी में सबसे ज्यादा कमी होगी, डी सबसे जल्दी अटैक कराएगा, देन ए में, इसलिए ए आ गया। अब बात आई अपने पास बी और सी की, तो भैया सी में दोनों रेजोनेंस से दे तो रहे, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा है, और यहां पे दोनों रेजोनेंस से भी दे रहे हैं और ये एक्स्ट्रा भी दे रहा है, तो भाई साहब ये तो कमी को तब भी बरकरार रखेगा, मतलब सी पहले आएगा और बी बाद में आएगा। द आंसर इज डी ए सी बी। ये आंसर परफेक्ट बैठता है। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी रिएक्टिविटी को सीखा, NAR, NSR, EAR, ESR, मतलब हर एक टाइप ऑफ रिएक्शन को पूरी तरीके से जितना हम समझ सकते थे, जितना हम पॉइंट वाइज रिएक्टिविटी को चेक कर सकते थे विद एग्जांपल, वो सब हमने इस पूरे लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। तो अब अपना जो नेक्स्ट पैटर्न है, वो नेक्स्ट अपना क्या आता है? अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, वो नेक्स्ट पार्ट है अपना एल्केन। देखो हाइड्रोकार्बन को जनरली इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहला था एल्केन, फिर एल्कीन और फिर एल्काइन। जब हम बात करते हैं एल्केन की, तो हम यहां पर एल्केन से रिलेटेड रिएक्शन को भी करेंगे, और जहां एल्केन फॉर्म होती है उस रिएक्शन को भी इन्वॉल्व करेंगे। जितनी रिएक्शन है वो सारी हम एनसीईआरटी बेस्ड जो रिएक्शन आप पढ़ते हो वो पूरी इंक्लूड होगी, और एडवांस लेवल तक उसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं, कि एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस भी आपसे आराम से वो सॉल्व हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मोनोक्लोरिनेशन। एक्चुअल में इसका एक और नाम है, जहां से ये निकला है, मोनोहैलोजिनेशन। मोनोहैलोजिनेशन, मोनो का मतलब होता है बेटा, मोनो का मतलब होता है एक, और हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन। अब यार ये क्या कहानी है, जरा देखते हैं इसको। तो इसने ये बोला कि मोनोहैलोजिनेशन में इसने बोला कि एक एल्केन की रिएक्शन है जो कि किसी X2 से रिएक्ट करेगा और एक एल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा। भैया एल्केन थी
और एल्केन में X लगा दो तो क्या बन जाता है, एल्काइल हैलाइड बन जाता है। मतलब ये कहना ये चाहता है कि कोई भी R रहा होगा, उस R से मैंने एक X2 की रिएक्शन कराई और RX फॉर्म हो गया। अब बात ये आती है कि ये X2 जिस सिचुएशन में ऐड होता है ना, वो यहां पर हाई टेम्परेचर लेकर ऐड होता है। और हाई टेम्परेचर की कहानी हमने सबसे पहले सीखी थी बेटा जब हम बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे थे। आपको याद होगा बॉन्ड ब्रेकिंग में जब हम हाई टेम्परेचर लेते हैं तो मुझे बताओ कौन सी मैकेनिज्म को वो सॉल्व करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को सॉल्व करता है। किसको सॉल्व करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। मतलब जो यहां स्टोरी होने वाली है वो पूरी की पूरी स्टोरी किससे रिलेटेड होने वाली है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होने वाली है। तो यहां पर हम यूवी लाइट्स भी ले लेते हैं या फिर कहीं ना कहीं हाई टेम्परेचर, इसकी रेंज भी कहीं ना कहीं पूछी जाती है तो 300 से लेकर 500 तक की रेंज में हम ये ले लेते हैं। हम ये डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, आप केल्विन में भी देख सकते हो, तो केल्विन में आ जाएगा 573 से 773 केल्विन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब ये कैसे होता है जरा इसके प्रोसेस को देख लिया जाए कि ये किस तरीके से प्रोसीड होता है, किस तरीके से ये मैकेनिज्म करता है, किस तरीके से यहां पर क्या क्या स्टेप्स आते हैं। ये बहुत आराम से देखने वाला टॉपिक, देखो आप बहुत आराम से सीखिएगा। पहली रिएक्शन है आपकी एल्केन की, इसलिए बहुत आराम से देखेगा बेटा। मैं यहां एक ले लेता हूं CH3 इथेन लिया है और यहां से मैंने क्या किया है Cl2H- ले लिया है। एक एग्जांपल लिया है, फिर मैं आपको और इसके एग्जांपल आपको कराऊंगा। पहले इस एग्जांपल के थ्रू समझे कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा। ये हमारे पास एक बात समझ में आती है कि Hmu मतलब कहीं ना कहीं अल्ट्रावायलेट रेज है, तो कहीं ना कहीं कौन सी मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। कौन सी मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यार फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब भी आती है ना, जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी ये हमेशा 3 स्टेप में होती है। ये हमेशा कितने स्टेप में होती है, 3 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, सबसे पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। दूसरा स्टेप जो आता है वो आता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। कौन सा स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, दूसरा ये स्टेप आता है। और तीसरा जो आता है वो आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। तीसरा कौन सा आता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये 3 स्टेप में पूरी तरीके से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसीड होती है। अब 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं, हर स्टेप में क्या होता है, ये हम इसके अंदर जाते हुए सीखेंगे। तो सबसे पहला मैं आपको सामने लेने वाला हूं चेन इनिशिएशन स्टेप। सबसे पहला मैं लेने वाला हूं यहां पर चेन इनिशिएशन स्टेप। अब एक बात बताइएगा जरा, जब मैं चेन इनिशिएशन की बात कर रहा हूं तो यार मुझे बताओ इनिशिएशन में कुछ तो इनिशिएट होगा। सब तो न्यूट्रल फॉर्म में, जब सब न्यूट्रल फॉर्म में है तो जब कोई इनिशिएट होगा रिएक्शन के लिए तभी तो जाकर वो सब्स्टिट्यूट होगा, तभी तो वो जाकर जुड़ेगा। तो अब बात आती है कि सबसे पहले कौन इनिशिएट हो, कौन सा बॉन्ड टूटे, क्योंकि रेडिकल में तो भैया होमोलिटिक बॉन्ड टूटता है। हमने ये देख लिया है कि होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तभी वहां पर रेडिकल मैकेनिज्म होगी। यार एक बात बताओ, जो वीक बॉन्ड होते हैं क्या वही जल्दी टूटेंगे? सही बात है सर। अच्छा वीक बॉन्ड कैसे पहचानो सर, Cl में लोन पेयर रिपल्शन है, हाईली रिपल्सिव फोर्स है। CH ले लो या CC ले लो, इतना रिपल्शन नहीं है। तो सबसे पहले कौन टूटता है, Cl2 टूटता है, इसीलिए उसको कहां रखा गया है, चेन इनिशिएशन में। तो सबसे पहले जब Cl2 टूटता है तो हीट के प्रेजेंस में यहां होता है वाइब्रेशन। और आपको पता है रेडिकल मैकेनिज्म है, इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए ये फॉर्म करते हैं Cl रेडिकल और Cl रेडिकल, ये फॉर्म होता है यहां पर। सबसे पहला स्टेप है ये, सबसे पहला स्टेप ये है चेन इनिशिएशन स्टेप। मुझे बताओ जब किसी को बॉन्ड तोड़ना हो तो एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी देनी पड़ती है, यही रीजन है कि यहां डेल एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और डेल एच पॉजिटिव होता है इन द सेंस ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहां पर ये पूछता है बेटा कि बताओ पहला स्टेप जो है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अब आते हैं इसके दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप, जरा समझिएगा प्रोपेगेशन में क्या होगा। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में अब क्या होता है बेटा, ये जो एल्केन लेकर मैं चला हूं, जो भी एल्केन में लेकर चला हूं, इस एल्केन में ये क्या करता है, Cl रेडिकल प्रोसीड करता है। अब Cl रेडिकल क्या करेगा, तो Cl रेडिकल को कोई ना कोई न्यूट्रल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। अच्छा या तो ये CH बॉन्ड को तोड़ दे और एक इलेक्ट्रॉन से H ले ले, HCl बना ले, या फिर
ये सी बॉन्ड को तोड़े और CH3Cl बना ले, ये भी बना सकता है। लेकिन एक बात बताओ, सी बॉन्ड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और CH कैसा होता है, वीक होता है। तो ये क्या करता है, Cl रेडिकल अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और फॉर्म किया एक HCl। अब बचा क्या, CH3CH2 रेडिकल, CH3CH2 रेडिकल बच गया। अब रेडिकल क्या करे भाई, ये फिर से अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, तो इसीलिए इसके 2 स्टेप आते हैं इसी के अंदर। पहले में एल्केन का H टूटता है, HCl फॉर्म करता है और एल्काइल का रेडिकल बन जाता है। और दूसरे में ये जो रेडिकल बना है, ये रेडिकल अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए एक अनदर Cl2 लेता है और भाई साहब Cl का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और भाई साहब Cl को जोड़ लेता है, तो CH3CH2Cl बन जाता है और फाइनली Cl रेडिकल बच जाता है। ये कहानी आती है। मतलब सोच के देखो, एक बार Cl रेडिकल कहीं ना कहीं H लेके न्यूट्रल हो गया और फिर एल्काइल ने कहीं ना कहीं रेडिकल बनाया और Cl को जोड़ लिया। तो इस प्रोसेस में एक्चुअल में क्या हुआ होगा, एक्चुअल में यही तो हुआ कि भैया जितने पॉसिबल रेडिकल बन सकते थे, अब दोनों कार्बन एक जैसे, तो मैंने पॉसिबल रेडिकल लगाया और पॉसिबल रेडिकल के बाद भैया Cl रेडिकल क्या करेगा, चीजों को ऐड कर लेगा। मतलब कहीं ना कहीं यही तो बनना चाहिए था, और यही देखिए आप यहां पर ये बना हुआ। अब यहां पर बॉन्ड जुड़ भी रहे और बॉन्ड टूट भी रहे, तो ओवरऑल क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ओवरऑल देखा जाए तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यही रीजन है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो बताओ चेन इनिशिएशन कैसा है, चेन इनिशिएशन जो है वो तो एंडोथर्मिक है, नेगेटिव, वो तो एंडोथर्मिक है, लेकिन चेन प्रोपोगेशन जो है वो एक्सोथर्मिक है। अब इसका जो लास्ट स्टेप है, ये लास्ट स्टेप मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। थर्ड स्टेप क्या होता है, इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या बोलते हैं इसको, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन का मतलब एकदम लास्ट स्टेप की बात आ गई। अच्छा, लास्ट स्टेप में क्या होगा, तो भाई साहब जो भी टूटे हैं Cl रेडिकल है, अपने आप के Cl रेडिकल को जोड़ लेगा। कोई रेडिकल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपने अपने जैसे इलेक्ट्रॉन को जोड़ के क्या बना देगा, Cl2 बना देगा। या फिर CH3CH2 रेडिकल है तो ये भी बचा होगा, तो भैया इसने अपने जैसे रेडिकल को लिया और अपने जैसे रेडिकल को लेकर 4 कार्बन मिलाकर मतलब ब्यूटेन भी बना सकता है। ये है टर्मिनेशन स्टेप। अच्छा, यहां भी क्या हो रहा है, बॉन्ड जुड़ रहे तो भाई साहब एकदम सिंपल सी बात आ गई, एनर्जी रिलीज होगी और रिलीज होगी तो ये भी कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। कैसा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, क्योंकि यहां पर भी डेल H क्या है, डेल H नेगेटिव है। सिर्फ पॉजिटिव कहां आता है, सिर्फ पॉजिटिव आता है किसमें, एंडोथर्मिक में। तो एक बात समझ में आई कि इनिशिएशन जो है वो क्या है, वो पूरी तरीके से एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन चेन प्रोपोगेशन क्या है, चेन प्रोपोगेशन में पहले एल्केन में रेडिकल लगेगा, फिर वो रेडिकल अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए Cl को जोड़ लेगा। तो बताओ पूरे के पूरे प्रोसेस में 2 चीज समझ में आ रही है कि सर प्रोडक्ट जो बनाने का तरीका है ना, वो प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, जो अपने पास एल्केन गिवन है, जो भी अपने पास एल्केन गिवन है उसका डिफरेंट कार्बन लो और डिफरेंट कार्बन लेकर रेडिकल लगा दो। और एक बार रेडिकल लगा दिया, अब जो हैलाइड तुमने लिया है, मैंने Cl2 लिया है, तुम Br2 भी ले सकते थे, तो तुम क्या करोगे, उस हैलाइड को सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ये कहानी आती है इस पूरे के पूरे। बात समझ में आ गई। अब अच्छा, कभी अंदर की बात पूछ ले, तो अंदर की बात में एक बात बताओ, जब हम एल्केन के साथ पहली रिएक्शन करते हैं, क्या वो कहीं ना कहीं वही आरडीएस स्टेप है? और आरडीएस स्टेप में एक बात बताओ, क्या फॉर्म हो रहा है, यहां फॉर्म हो रहा है एक HX का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, HX का फॉर्मेशन। सोच के देखो, अगर HX का फॉर्मेशन होना होता तो सबसे पहले H को कौन जोड़ता, ये बेटा पॉइंट है, सबसे पहले H को कौन जोड़ता? तो एक बात समझ में आई कि सबसे पहले जो H को हम जोड़ते हैं ना, वो जोड़ता है F। यही बात को देखते हुए रिएक्टिविटी पॉइंट लिखा गया कि रिएक्टिविटी ऑफ X2 जो है वो सबसे तगड़ा किसका होता है, F2 का, देन Cl2 का, देन Br2 का एंड देन I2 का। जनरली क्या होता है, जनरली F2 की बात करें ना तो F2 रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि F2 जल्दी टूटना नहीं चाहेगा। लेकिन जिस दिन वो टूटा
उस दिन वो HF जल्दी से जल्दी बनाएगा। यही रीजन है कि मैंने F2Cl2Br2I2 लिखा है। तो मुझे बताओ ये क्यों नहीं टूटता? क्योंकि भैया हाईली एक्सप्लोजिव होता है। क्या होता है? हाईली एक्सप्लोजिव होता है। दग जाएगा बेटा, दग जाएगा वहां पर, है ना। और बात करें हम Cl2Br2 की, तो यहां प्रॉब्लम नहीं है, यहां हरी झंडी है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये नहीं करता। अब बात करें I2 की, I2 में क्या होता है? I2 एक रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। किस रिएक्शन को? रिवर्सिबल रिएक्शन को। ये I रेडिकल बनता तो है, लेकिन तुरंत I2 में कन्वर्ट हो जाता है। और जब तुरंत I2 में कन्वर्ट हो गया तो मेरे भाई तुम मुझे बताओ, जब I बचेगा ही नहीं तो फिर I जुड़ेगा कैसे? I कैसे जोड़ पाओगे आप? तो जनरली हम यहां क्या करते हैं, या तो मोनोक्लोरिनेशन या मोनोब्रोमिनेशन करते हैं। ये बात आती है यहां पे। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको करना क्या है, जरा एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए क्या करना होता है। एक बार ध्यान से देखिएगा क्या करना होता है। यहां पर हम जब प्रोसेस की बात करता हूं ना, तो प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई भी एल्केन हो, कोई भी एल्केन हो। अब मान लो मैंने यहां पर रिएक्शन की Cl2H के साथ, क्या करना होगा प्रोडक्ट के लिए? प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन, ये एक डिफरेंट है, ये एक डिफरेंट है, क्योंकि एग्जैक्टली ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, आपको दिख ही रहा है, क्योंकि IUPAC रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 सिमेट्रिकल है। तो भैया ये किनारे वाले सेम और बीच वाले सेम, तो भाई साहब दो डिफरेंट रेडिकल, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब क्या करना है, Cl2 है तो क्या कर दो, Cl को जोड़ दो। क्या ये कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल था? और फ्री रेडिकल है और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है। कौन सी रिएक्शन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये खास बात आती है। तो कहीं ना कहीं आपको यह पता लग गया कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, कैसे मोनोक्लोरिनेशन जैसी रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, और यह समझ में आ गया कि एक्चुअल में ये रिएक्टिविटी का जो पॉइंट है जो पूछा जा सकता है वो क्लियर हो गया, और कहां कहां एंडोथर्मिक था, कहां कहां एक्सोथर्मिक था, ये क्लियर हो गया। तो बात अपने को पूरी तरीके से समझ में आ गई कि सबसे पहले क्या हुआ, चेन इनिशिएशन, क्या टूटा, Cl। फिर चेन प्रोपोगेशन में पहले क्या हुआ, Cl गया जुड़ने, तो Cl ने H को निकाला, HCl बना लिया, C रेडिकल बचा दिया। C रेडिकल क्या करेगा, फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा और Cl को जोड़ लेगा। फिर जो बचे थे टूटे टूटे, वो सब जाके आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यही रिएक्शन मैकेनिज्म है पूरी की पूरी मोनोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अब हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट की। जरा ध्यान से देखिएगा मेजर और माइनर कैसे निकालते हैं। जब हम बात करते हैं मेजर और माइनर की, तो होता क्या है बेटा, यहां पर कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। वो बातें क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। जो बातें आती है वो आती है रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन की रिमूवल रिएक्टिविटी देखते हैं, रिमूवल रिएक्टिविटी का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन निकल कहां से रहा है। भाई हाइड्रोजन 1 डिग्री से निकलेगा तो 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, 2 डिग्री कार्बन से निकलेगा तो 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, 3 डिग्री कार्बन से निकलेगा तो 3 डिग्री रेडिकल बनेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है ये H पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि वो निकल कहां से रहा है। तो यहां क्या होता है, फॉर Cl2 के लिए एक अलग रेशियो आता है बेटा। वो Cl2 के लिए रेशियो क्या आता है, जरा उसको ध्यान से समझिएगा। Cl2 के लिए रेशियो आता है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन का एक रेशियो निकलता है, जो कि 1:3.8:5 होता है। 1:3.8:5 होता है। ये क्या चीज है, ये हम क्वेश्चन में ही समझ पाएंगे। हम इसे डायरेक्टली नहीं समझ सकते कि एक्चुअल में ये परसेंटेज है क्या, नहीं। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरली आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है यहां पे, ठीक है। लेकिन अगर हम Br2 की बात करें तो बेटा Br2 में जो होता है वो होता है 1:80:1600। ये कहानी आती है किसमें, ब्रोमिनेशन में। अब सुनना ध्यान से जरा, मुझे बताओ जब मैं यहां पर क्लोरीनेशन नाम की चीज करूंगा तो एक्चुअल में ये जो परसेंटेज है ये बेटा कहीं ना कहीं परसेंटेज प्रोडक्ट को बताते हैं कि प्रोडक्ट एक्चुअल में कितना परसेंटेज बना होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए ये एग्जांपल है और मैंने यहां Cl2 के साथ रिएक्शन कर दी, ठीक है भाई। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अंत बहुत अच्छा होता है। अगर कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रही है ना तो आपको लगता है कि यार रिएक्शन हो रही है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन जो अंत है ना वो जाकर रिएक्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट करता है। तो आप वहां तक तो पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। देखिए बात करें इस एल्केन की, तो जब Cl2 के साथ रिएक्शन की तो भैया डिफरेंट डिफरेंट रेडिकल, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा।
अब सोचो सर, किसी ने कहा कि सर आप यहां लगा क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि एग्जैक्टली एक जैसा प्रोडक्ट बनेगा। एक जैसा प्रोडक्ट बनेगा मतलब प्रोडक्ट में तो आएगा ना भाई वो। तो करते क्या है, जब हमें इसका परसेंटेज निकालना हो तो करते क्या है, टोटल हाइड्रोजन, वो भी कौन से हाइड्रोजन? सेम टाइप वाले। सेम टाइप का मतलब क्या हुआ? सेम टाइप का मतलब ये नहीं कि 1 डिग्री, नहीं, सेम टाइप का मतलब हुआ एग्जैक्टली सेम। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एग्जैक्टली सेम था, इसीलिए मैंने ये रेडिकल नहीं लगाया। 3 हाइड्रोजन यहां थे, 3 यहां थे, मतलब टोटल हाइड्रोजन हो गए 6। और मल्टीप्लाई करना है उसके परसेंटेज से। कितने डिग्री का कार्बन है ये? 1 डिग्री। बताओ Cl2 में 1 डिग्री का रेशियो क्या था? सबसे कम 1। पहचान सकते हो क्योंकि 1 डिग्री ऐसे अनस्टेबल टाइप का होता है, तो 1 ही होगा। बढ़ते जाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, रेशियो बढ़ता जाएगा, तो समझ में आ गया। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना भैया? 1 डिग्री हाइड्रोजन का रेशियो था 1, तो ये थे 1 डिग्री हाइड्रोजन, मल्टीप्लाई किया उसके रेशियो से। तो बताओ क्या इस वाले प्रोडक्ट का परसेंटेज कहीं ना कहीं इतना निकलने वाला है? ठीक, आगे देखो। जब हम अगली बात करते हैं तो इस वाले पॉइंट पे क्या मुझे क्लियरली एक बात दिख रही है कि भाई साहब इस जैसा कार्बन सिर्फ एक ही है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हुए? टोटल हाइड्रोजन हो गए 2 हाइड्रोजन। मल्टीप्लाई किससे करना होता है? रेशियो से। बताओ 2 डिग्री का रेशियो क्या है? 3.8 है। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 7.6। 7.6 आ गई इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 6। अब प्रोडक्ट परसेंटेज निकाल लो। तो बताओ टोटल कितना हुआ? टोटल हो गया 7.6 प्लस 6, 7 6 13, तो टोटल हो गया अपने पास कितना? 13.6। अब बताओ इसका परसेंटेज कैसे निकालें? 6 डिवाइड बाई 13.6 मल्टीप्लाई बाई 100। इसका परसेंटेज कैसे निकालें? 7.6 डिवाइड बाई 13.6 मल्टीप्लाई बाई 100। ये इसका परसेंटेज आ गया। बताओ मेजर कौन है, किसकी वैल्यू ज्यादा है? ये। तो भाई साहब ये हो गया मेजर और ये हो गया माइनर। ये खास बताती है, मतलब अब मेजर और माइनर भी बता सकते हो। क्या Cl2 में तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत है क्योंकि रेशियो में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। लेकिन जब मैं ब्रोमिनेशन करता हूं, सोचो ब्रोमिनेशन में ये 1600 कितना ज्यादा है, 80 कितना ज्यादा है। 1 डिग्री को 80 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करोगे तब 80 पहुंचेगा। मतलब यहां हमेशा 3 डिग्री सबसे स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। लेकिन यहां कैलकुलेशन करना ही होगा। कैलकुलेशन के बिहाफ पे ही हम बोल सकते हैं कि कौन मेजर है और कौन माइनर है। लेकिन ब्रोमिनेशन में कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रोमिनेशन का रेशियो का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां 3.8 से 5 कितना छोटा डिफरेंस है। तो बताओ मेजर प्रोडक्ट यहां क्या आता? ये मेजर आता। यहां Cl लगा दो, ये मेजर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट तो आपने निकालना सीख ही लिया, साथ ही साथ आपने उसका परसेंटेज निकालना भी सीख लिया। एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा जरा, बहुत ध्यान से बेटा। जैसे मान लीजिए सर मैंने आपको क्वेश्चन दिया ब्यूटेन का ही, ठीक है, और यहां मैंने Cl2H की रिएक्शन कराई। बताओ प्रोडक्ट में पहले ये रेडिकल लग जाएगा, फिर ये रेडिकल लग जाएगा। इस जैसे हाइड्रोजन 3 यहां थे, 3 यहां थे, टोटल हो गए 6 हाइड्रोजन। 1 डिग्री का रेशियो 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके जैसे 2 कार्बन है, टोटल हाइड्रोजन हो गए 4, मल्टीप्लाई कर दिया 3.8 से। इसका टोटल हो गया 6, इसका टोटल हो गया 4 चौक 16, 16 और ये मतलब 15.2 हो गया। जरा दोनों को कैलकुलेट करो तो आएगा 21.2। अब बताओ इसका परसेंटेज निकालना है तो 6 डिवाइड बाई 21.2 मल्टीप्लाई बाई 100, 15.2 डिवाइड बाई 21.2 मल्टीप्लाई बाई 100। बताओ किसका परसेंटेज ज्यादा है? इसका। हो गया परसेंटेज। कौन मेजर आएगा? ये मेजर हो गया, यहीं पे लगा दो Cl, और ये माइनर हो गया, यहीं पे लगा दो Cl, ये माइनर हो गया। अगर मुझे ब्रोमिनेशन करना होता मैं डायरेक्टली 2 डिग्री को करता, मतलब डायरेक्टली यहां पर भी यही मेजर आता, प्लस ये क्या हो जाता, ये अपने पास ये माइनर आ जाता। मतलब ये कहानी डायरेक्ट आ सकती है जब मेजर और माइनर की बात की जाए। किसी के मन में ये आ रहा होगा सर जब 2 ही डिग्री जीत रहा है तो फिर आप बार बार कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? 2 डिग्री को बोल दो, खत्म कहानी। लो एक क्वेश्चन लो, अभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन में सारा क्लियर हो जाएगा। देखो मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक ये है, ठीक, मैंने क्या किया, मैंने Cl2H से रिएक्शन की, ठीक।
जरा Cl2H में से जो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, क्या मुझे दिख रहा है कि एक तो ये डिफरेंट कार्बन है और एक ये बीच वाला कार्बन है जहां से H निकल सकता है, जहां से H निकल सकता है, क्योंकि ये तीनों कार्बन आइडेंटिकल है इसलिए एक बनाया। बताओ जरा इसके जैसे टोटल हाइड्रोजन, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सेम ही तो हो गए, 9 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि रेशियो 1 था। 3 डिग्री का याद करो, क्लोरीनेशन में रेशियो 5 था, लेकिन हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 1 हाइड्रोजन थे, टोटल 5 था। जरा इसकी वैल्यू देखो कितनी आ गई, 5। इसकी वैल्यू कितनी है, 9। 9 5 14, इसका मतलब इसका रेशियो होगा 9/14 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका आ गया 5/14 मल्टीप्लाई बाई 100। अब बताओ क्या मेजर 1 डिग्री दिखा आपको? तो जरूरी नहीं है कि आपके पास आंसर सेम ही आए, नहीं। तो अब बताओ ये क्या हो गया, मेजर हो गया, और ये क्या हो गया, माइनर हो गया। ये कहानी। लेकिन मान लो यहीं पर मैं Br2H म्यू करता तो कोई टेंशन ही नहीं है। अपने को पता है कि भाई साहब जब ये 9 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई 1 है और भाई साहब 1 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई 1600 है, क्योंकि भाई 1600 उसका टर्शरी का था, याद है आपको? तो जब एक हाइड्रोजन को 1600 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही वैल्यू ज्यादा है। ये वैल्यू कितनी है, 9, ये वैल्यू कितनी है, 1600, टोटल कितना होगा, 1609। मतलब कहीं ना कहीं ये आ गया 9/1600 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 1600 डिवाइड बाई 1600, 9 मल्टीप्लाई बाई 100। बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है, बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है। तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि भैया यहां टर्शरी ही मेजर आने वाला है। इसी रीजन से मैंने क्या बोला था, टर्शरी सबसे मेजर हो जाएगा, यही रीजन था। वहां बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरीके से हमने यहां पर Cl2 और Br2, इस तरीके से ये सारी अपन ने रिएक्टिविटी देख ली, मेजर और माइनर देख लिया, कौन कब किस तरीके से परसेंटेज निकालता है ये समझ गए, और यही पूरी क्वेश्चन में पूछा जाता है। मतलब ये जो पहली रिएक्शन आपको मैंने एक्सप्लेन की है, ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो चुकी है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपना जो है वो क्या है, तो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट है अपने पास NBS। NBS का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे, फिर इसके प्रोसेस के बारे में समझेंगे। NBS को बोलते हैं बेटा एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। अब क्या होता है यहां पर, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि सर एक्चुअल में ये NBS जो है, ये सक्सीनामाइड क्या है? ठीक है, एन ब्रोमो तो चलो समझ में आ रहा है, सक्सीनामाइड क्या है? तो ये सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो, बिल्कुल आराम से बैठ के आप पढ़ाई करो कि भैया जो बता रहे हैं ना वो एक ना एक स्टेप को लेते हुए बता रहे हैं, जो स्टेप आप सीख सकते हो। जैसे बात करें हम सक्सीनामाइड की, तो सक्सीनामाइड जो बना है वो एक्चुअल में सक्सीनिक एसिड से बना होता है। किससे बना होता है? सक्सीनिक एसिड से। सक्सीनिक एसिड क्या होता है? सिस फॉर्म ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सिस फॉर्म ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या होता है, जो इमाइड फॉर्म है ना, वो कहीं ना कहीं अमोनिया से रिलेट करके बनता है। मतलब अमोनिया से रिएक्शन होती है, एक बार ये वाटर रिलीज होता है 1 मोल से, और एक बार ये वाटर रिलीज होता है इस मोल से, और जो फाइनली अपने पास प्रोडक्ट बनता है उसे ही हम कहते हैं सक्सीनामाइड। N के साथ H बचेगा, ये कार्बोनिल और ये H। अब जब किसी भी ब्रोमीन से इसकी रिएक्शन होती है तो बेटा ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपना लोन पेयर इस ब्रोमीन को डोनेट करता है और एक ब्रोमीन को रिमूव कर देता है, जो कि H को लेकर HBr फॉर्म कर लेता है। तो बताओ यहां फाइनली जो मेरे पास बचा है वही क्या है, वही है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। ये कहानी आती है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड की। अब ये क्या है, तो भैया ये एक रिएजेंट है। ये क्या है, ये एक और सिर्फ क्या है, ये एक रिएजेंट है। ये करता क्या है, ये करता है एक्चुअल में रेडिकल रिएक्शन। क्योंकि हम रेडिकल की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने ये टॉपिक इसी के अंदर ले लिया। एक्चुअल में ये आना चाहिए था एल्कीन में, ये आना चाहिए था एल्कीन में, लेकिन इसे इसी जगह पर लेना सबसे सही पोजीशन है इसकी, क्योंकि रेडिकल से रिलेटेड बात है, तो रेडिकल से रिलेटेड जो भी बात है ना वो एक साथ कंप्लीट हो जा रही है। हम इसीलिए इस NBS को जस्ट मोनो हेलोजनेशन के बाद ले रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या होता है जरा इसके बारे में समझते हैं। जब हम NBS की बात करते हैं तो NBS में एक्चुअल में क्या होता है, एक एलाइलिक रेडिकल फॉर्म होता है, एक एलाइलिक रेडिकल की कहानी स्टार्ट होती है। अब ये एलाइलिक रेडिकल क्या है सर? एलाइलिक रेडिकल का मतलब है, हम अगर बात करें एलाइलिक पोजीशन की, तो एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, एल्कीन कंटेनिंग कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको हम? एलाइलिक कार्बन। और अगर इसी पर रेडिकल लगा दिया जाए
तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक रेडिकल बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक रेडिकल। मतलब अब जब इस पर रेडिकल लग जाएगा तो इसे हम बोलेंगे एलाइलिक रेडिकल। तो ओवरऑल इस कहानी में क्या फॉर्म होता है, ओवरऑल इस कहानी में एक एलाइलिक रेडिकल फॉर्म होता है। अब ये कैसे फॉर्म होगा और क्या रिएक्शन होगी ये जरा देख लेते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें बेटा दो टाइप की चीजें आती हैं। एक तो आती है NBS जिसे हम बोलते हैं N ब्रोमोसक्सिनामाइड, और एक है NCS, इसको बोलते हैं N क्लोरोसक्सिनामाइड। अच्छा, N फ्लोरो की बात क्यों नहीं की, क्योंकि हमें पता है F2 हाईली एक्सप्लोसिव होता है, ब्रेक नहीं होगा। I2 रिवर्सिबल है, इसलिए वो वापस डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब अपने पास जो मेजर पार्ट है वो NBS और NCS ही आता है। अब ये क्या होगा, ये एक एल्कीन के साथ रिएक्शन होगी। किसके साथ रिएक्शन होगी, एक एल्कीन के साथ रिएक्शन होगी, और एल्कीन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या करता है कि एक रेडिकल फॉर्म करता है, लेकिन कौन सा, एक एलाइलिक रेडिकल फॉर्म करता है, जैसे ये है। अब मैंने रिएक्शन की, रिएक्शन के सारे स्टेप वही हैं। सबसे पहले इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन में ब्रोमीन कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, Br रेडिकल आ जाएगा। Br रेडिकल को अब चाहिए H। तुम सोचो, तुमने जीओसी पढ़ा है, जब तुम H को रिमूव करोगे तो तुम जो रेडिकल बनाना चाहोगे वो स्टेबल रेडिकल बनाना चाहोगे। और यार स्टेबल रेडिकल एल्कीन कंटेनिंग कार्बन तो नहीं हो सकता, क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है। अगर एल्कीन के ऊपर रेडिकल लग जाए तो बहुत हाईली अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो सोचो, अगर इस पर रेडिकल लग गया तो क्या वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होगा। यही रीजन है कि यहां पर हमेशा क्या फॉर्म होता है, एलाइलिक रेडिकल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, एलाइलिक रेडिकल फॉर्म होता है। और एलाइलिक रेडिकल जब फॉर्म होगा तो सोच के देखो बेटा, ये रेडिकल अपने पास फॉर्म हो जाएगा। अब करना क्या होगा, इसी रेडिकल पे ब्रोमो को जोड़ना होगा। लेकिन एक छोटी सी बात, वो छोटी सी बात यह है कि जब मैं इस एलाइलिक रेडिकल में एक रेजोनेंस नाम की चीज कर दूं, क्यों मैं कर रहा हूं रेजोनेंस, मैं कुछ अलग प्रोसेस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ रेजोनेंस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक और रेडिकल बन सकता था, एक और पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकता था। इसी रीजन से मैंने यहां पर क्या किया, रेजोनेंस किया। ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा, ये रेडिकल ने अपना पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब ये मिलाकर पाई बॉन्ड बना देंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएगा जो कि ये रेडिकल में लग जाएगा। मतलब इस कहानी में सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं आता, दो प्रोडक्ट आते। इसीलिए क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप, आप एलाइलिक रेडिकल बनाइए, उस एलाइलिक रेडिकल में रेजोनेंस करना नहीं भूलेंगे। आप क्या नहीं भूलेंगे, रेजोनेंस करना। और जब रेजोनेंस कर दीजिए उसके बाद अगर NBS है तो ब्रोमो लगा दीजिए, और NCS है तो क्लोरो लगा दीजिए। तो कहने का मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास बनेगा वो कहीं ना कहीं इधर पे ब्रोमो लग गया, और जब रेजोनेंस किया था हमने तो रेजोनेंस के बाद अपने पास ये ब्रोमो लग जाएगा। क्या यही कहानी अपने पास बननी चाहिए और यही प्रोडक्ट फॉर्म होने चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। हम बात करने वाले हैं इसकी, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। और हमने क्या किया, हमने रिएक्शन की NBS के साथ। बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए था, सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि भैया एलाइलिक रेडिकल बना दीजिए। आप क्या बना दीजिए, एलाइलिक रेडिकल। और जब हम एलाइलिक रेडिकल की बात करेंगे तो एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है, एल्कीन से जस्ट कनेक्टेड ये वाली हो गई, एल्कीन से जस्ट कनेक्टेड ये वाली हो गई, एल्कीन से जस्ट कनेक्टेड ये वाली हो गई। मतलब 3 रेडिकल तो आपको मिल रहे हैं, ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं। मतलब मेरे भाई आपके पास एक तो ये रेडिकल मिल जाएगा, एक तो ये रेडिकल मिल जाएगा, और एक आपके पास ये रेडिकल मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये 3 टाइप के रेडिकल आपको मिलने वाले हैं। अब क्या होना चाहिए भाई, अब यहां पर होगा रेजोनेंस। अब क्या यहां पर होगा, अब होगा यहां पर रेजोनेंस। क्यों मैं रेजोनेंस कर रहा हूं, जिससे पॉसिबिलिटी रह ना जाए। बेटा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं मेजर और माइनर का कभी नहीं पूछता। इस क्वेश्चन को पूछने का सिर्फ एक ही मोटिव है, और वो है पॉसिबल प्रोडक्ट। क्योंकि क्या होता है कि हम पॉसिबल प्रोडक्ट में एक चीज भूल जाते हैं जो कि रेजोनेंस है, और जब रेजोनेंस भूल गए तो कहानी का सारा खत्म, कहानी वहीं आप कहानी से दूर हो गए। इसीलिए रेजोनेंस नहीं भूलना है। और जैसे ही आपने रेजोनेंस किया तो ध्यान से देखिएगा, पाई बॉन्ड यहां जाएगा तो रेडिकल यहां जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पाई बॉन्ड यहां जाएगा तो रेडिकल यहां जाएगा। और ध्यान से देखिएगा बेटा, जब पाई बॉन्ड इधर आएगा तो रेडिकल यहां जाएगा। जरा देखिए डिफरेंट डिफरेंट रेडिकल कितने हैं, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों एग्जैक्टली
आइडेंटिकल है। और जब एग्जैक्टली आइडेंटिकल है तो बताओ मुझे किसी एक को चूज करना चाहिए या दोनों को चूज करना चाहिए? किसी एक को। द आंसर गोज टू 5 प्रोडक्ट्स आपके यहां पर बन जाएंगे। अच्छा, लास्ट स्टेप क्या करना था भैया? ब्रोमीन को जोड़ना था, जोड़ दो ब्रोमीन को। ये लो भैया ब्रोमीन, फाइनल प्रोडक्ट भी बन गया आपके पास। मतलब कितना इजी स्टेप है। बस एक ही कहानी में एक ही चीज थी कि भैया आपको एनबीएस मतलब एलाइलिक रेडिकल बनाना पड़ेगा। और एक बार आपने एलाइलिक रेडिकल बना दिया तो कहानी वहीं पर आराम से समाप्त हो जाएगी। तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट आ जाता है। तो क्या आपको ये एनबीएस पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि एनबीएस होता क्या है? अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो नेक्स्ट रिएक्शन अपने वुड्स रिएक्शन है। क्या रिएक्शन का नाम है? वुड्स रिएक्शन। क्या है ये वुड्स रिएक्शन, जरा समझिएगा, क्योंकि सारी रेडिकल से रिलेटेड है, इसलिए मैंने एक साथ ले ली एल्केन वाली। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? वुड्स रिएक्शन में हम लेते हैं एक आरएक्स, एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एक एल्काइल हैलाइड। और रिएक्शन होती है सोडियम के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। समझिएगा जरा, ड्राई ईथर। और फॉर्म होता है एक एल्केन आर आर फॉर्म होता है। अब ये कैसे फॉर्म होता है, यही मैकेनिज्म के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं। अब जरा बहुत ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, जब यहां पर एक एल्केन फॉर्म करनी है, एक एल्केन फॉर्म करनी है, और अगर मैंने ये ड्राई मीडियम ना लेकर एक्वस मीडियम लिया होता, ड्राई मतलब क्या है कि ईथर मान लीजिए कि ड्राई मीडियम में एक्वस अगर लिया होता, तो एक्वस का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर। यार जब वाटर की प्रेजेंट होगी तो वाटर की प्रेजेंस में तो ये वाटर भी अटैक करके एक्स को निकाल सकता था, जैसा हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखा है। तो यार उस समय एक एल्केन ना बनकर एक अल्कोहल बन जाता। यही रीजन है कि यहां पर हम क्या लेते हैं? ड्राई ईथर लेते हैं। अब सोडियम क्यों लिया, जरा देखिएगा सोडियम क्यों लिया। जब हम किसी सोडियम मेटल को लेते हैं तो सोडियम क्या करता है? अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, अब रिएक्टिव पार्ट कौन है? भैया सोडियम पॉजिटिव तो स्टेबल हो चुका है, रिएक्टिव पार्ट है उसका इलेक्ट्रॉन। अब क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन? इस आरएक्स पे इलेक्ट्रॉन का अटैक होता है। कैसे भैया? आरएक्स पे मुझे पता है ईएन का डिफरेंस है, आर पे डेल पॉजिटिव है, एक्स पे डेल नेगेटिव है। ये जब इलेक्ट्रॉन आर पे अटैक करता है इसकी कमी को पूरा करने के लिए, तो इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स लेकर निकल जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आर को मिल चुके हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आर रेडिकल, और एक्स किस में निकल गया? एक्स माइनस में निकल गया। सोचो अगर एक्स माइनस में निकल गया तो कौन सा आर एक्स है जो सबसे पहले माइनस में स्टेबल होता है? दैट इज आर आई, देन आरबीआर, देन आरसीएल एंड देन आरएफ। मतलब हो सकता है आपके सामने कई सारे हैलाइड हो, और जब आपसे एक मोल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये एक्स माइनस ही हमें बताएगा कि रिएक्टिविटी किसकी बेस्ट है। अब बात आती है आर रेडिकल क्या करे। तो भैया आर रेडिकल की प्रॉपर्टीज है कि दोनों रेडिकल अपना अपना इलेक्ट्रॉन देकर एक डाइमराइजेशन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। डाइमर का मतलब है कि दो यूनिट का जुड़ना, डाई का मतलब दो, मर का मतलब यूनिट, डाइमराइजेशन दो यूनिट में जुड़ जाते हैं। तो फाइनली ये बनाते हैं एक आर आर। मतलब इन्होंने कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो किया? रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो किया। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मान लीजिए आपने बोला कि रेडिकल मैकेनिज्म को शो करता है, नो डाउट रेडिकल को करता है, लेकिन मैं बोलूं कि यार आयनिक मैकेनिज्म भी हो सकती है, तो क्या करोगे सर आप? आयनिक मैकेनिज्म भी कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो आयनिक मैकेनिज्म। जो चीज आपने एक इलेक्ट्रॉन देकर की है, सोचो अगर यही दोनों इलेक्ट्रॉन जाते तो आर पे दो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव। क्या आर पे बनता है नेगेटिव? और आर एक्स तो मेरे पास प्रेजेंट ही है ना। वो जो इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है वो आर माइनस करता, और आर माइनस आर पे अटैक करता, एक्स को निकाल देता, आर आर बन जाता। मतलब क्या हुआ? मतलब मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसकी आयनिक मैकेनिज्म की बात करूं तो बेटा आयनिक मैकेनिज्म में वो एक इलेक्ट्रॉन ना देकर कितने इलेक्ट्रॉन देता है? वो कहीं ना कहीं 2Na से 2Na पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और यही 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव पार्ट में आके आर पे अटैक करते हैं और एक्स को रिमूव कर देते हैं। आर किस फॉर्म में आ गया? आर नेगेटिव। एक्स किस फॉर्म में था? एक्स नेगेटिव। और ये आर नेगेटिव आर एक्स के एक मोल के साथ फिर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, एक्स को निकाल देगा, मतलब ये बन जाएगा एक आर आर। ये भी एल्केन फॉर्म कर देता है। मतलब वुड्स रिएक्शन जरूरी नहीं है कि रेडिकल मैकेनिज्म ही शो करे, ये एक आयनिक मैकेनिज्म को भी प्रोसीड कर सकती है। ये कहानी आती है इसकी। अब मैं आपको छोटी सी रेडिकल की प्रॉपर्टीज बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है। यहां पर क्या होता है बेटा? यहां पर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल की।
प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल की बात करते हैं तो बेटा रेडिकल की प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जब मेरे पास 1 डिग्री कार्बन का रेडिकल है, जैसे ये रेडिकल हो गया, तो ये रेडिकल क्या करते हैं, ये अपने साथ एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है डाइमराइजेशन। इसका नाम है डाइमराइजेशन। मतलब कहीं ना कहीं अपने 2 मोल को लेकर ये क्या करते हैं, अपने को डाइमर यूज करते हैं। मतलब 1 डिग्री ले लो या 2 डिग्री कार्बन ले लो, ये दोनों में एग्जैक्टली यही काम होता है और दोनों क्या शो करते हैं, डाइमर शो करते हैं। और दोनों आपस में अगर शो करेंगे तो क्या बना देंगे, एक एल्केन बना देंगे और इस तरीके से एल्केन बन जाती है। लेकिन मान लीजिए सर अगर अलग अलग रेडिकल हुए तो क्या होगा सर, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जब ये सेल्फ डाइमराइजेशन शो कर सकते हैं तो क्रॉस भी तो शो कर सकते हैं। मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया, सेल्फ डाइमराइजेशन का। किसका एग्जांपल हो गया, सेल्फ डाइमराइजेशन का। लेकिन अगर मैं यहीं पर क्रॉस डाइमराइजेशन करूं, किसकी बात करूं मैं, क्रॉस डाइमराइजेशन की, तो बेटा जब क्रॉस डाइमराइजेशन होगा ना तो यहां पर मान लो मेरे पास एक है ए रेडिकल, एक है बी रेडिकल, तो बेटा यहां ए भी बन सकता है, यहां बी भी बन सकता है और यहां ए बी भी बन सकता है, लेकिन फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री फ्री रेडिकल। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यार 1 डिग्री और 2 डिग्री आराम से डाइमराइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन बारी आई 3 डिग्री की, जिस दिन बारी आई 3 डिग्री रेडिकल की, तो 3 डिग्री में क्या होता है, 3 डिग्री में जनरली इतना ज्यादा रिपल्शन है कि जब मैं इसको डाइमराइज करने जाता हूं, मैं मानता हूं कि डाइमराइज हो सकते हैं, प्रोडक्ट एक बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। ये क्या करता है, ये 3 डिग्री में जनरली एक प्रॉपर्टी शो करता है, और वो प्रॉपर्टीज क्या है, वो प्रॉपर्टी ध्यान देने वाली है बेटा, ध्यान देना। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि जब मेरे पास ये डाइमराइजेशन शो करने वाला हो, तो तुम सोचो यार ये 3 डिग्री से ना लेकर अगर इसके 1 डिग्री हाइड्रोजन को ले ले तो, और ये रेडिकल बचा दे, तो क्या यहां पर एक बार तो ये रेडिकल था ही, क्या साथ ही साथ ये रेडिकल बन जाएगा और दूसरा H लेकर न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब ये एल्केन फॉर्म कर चुका है। और जब ये रेडिकल और रेडिकल डाइमराइज होंगे तो तुम सोचो क्या ये एक एल्कीन फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब सेम चीज, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक होता है रिडक्शन। रिडक्शन का सिंपल सा मतलब है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन ऐड भी हुए हैं और इलेक्ट्रॉन रिमूव भी हुए हैं, मतलब यहां एक ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट भी है और एक रिडक्टिव प्रोडक्ट भी है। यही रीजन है कि 3 डिग्री एक रिएक्शन शो करता है, इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ही क्या है, एक बार उसका ऑक्सीडेशन, एक बार उसका रिडक्शन। तो जब भी कभी 3 डिग्री की बात हो तो आप क्या करेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेंगे। अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं वुड्स रिएक्शन के, बहुत इजी रिएक्शन। मान लीजिए सर मेरे पास एक ये है Br, और सर मैंने रिएक्शन की सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो करना क्या है भाई, करना कुछ नहीं है, ये रहा रेडिकल, लो भैया। फिर क्या करोगे, इसके जैसे एक रेडिकल को और लोगे, फिर क्या करोगे, दोनों को डाइमराइज कर दोगे, तो ये लो प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल हो गया एकदम। ये है पहला क्वेश्चन। अब मान लो यहीं पर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक 3 डिग्री रेडिकल लिया, 3 डिग्री। अब 3 डिग्री में जब सोडियम ट्राई ईथर लोगे ना, तो एक बात बताओ, ये 3 डिग्री रेडिकल तो बन जाएगा नो डाउट, लेकिन जब इसको डाइमराइज करोगे तो इसके जैसे रेडिकल से ही डाइमराइज करोगे, और डाइमराइज करके क्या बना दोगे, जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, वरना हल्की सी मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक तो ये बन सकता है डिस्प्रपोर्शनेशन, नहीं डाइमराइजेशन। लेकिन जब हम इस रेडिकल से एक बार इसका एल्केन और एक बार इसका एल्कीन बनाएंगे, तो बेटा एक बात बताओ, एल्केन तो H लेकर यही बना लेगी एग्जैक्टली, और एल्कीन जो बगल वाला H छोड़ेगा, या तो इससे या तो इससे या तो इससे, तो या तो ये एल्कीन बन जाएगी या फिर ये एल्कीन बन जाएगी। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। मेरा मोटिव डाइमराइजेशन से नहीं है, डाइमराइजेशन तो कोई भी कर लेगा यार। अगर तुम डिस्प्रपोर्शनेशन सीख गए तो भैया सिंपल तो था। क्या किया सर आपने, भैया एक बात बताओ, जब इस रेडिकल से कोई दूसरा वाला लेने आएगा तो या तो इसका ये वाला H लेगा, तो ये वाला H लेगा तो ये एल्कीन बन जाएगी,
और जब ये वाला H लिया तो भैया ये एल्कीन भी तो बन सकती है। इसीलिए डिसप्रपोर्शनेशन में हमें क्या करना होता है, उसी का एल्केन और उसी से रिलेटेड एल्कीन, कनेक्टेड वाली एल्कीन बना दो, सिंपल हो जाता है। जैसे एक और देखो जरा, मान लो यहीं पर मैंने क्या किया, मैंने एक ब्रोमो ले लिया और मैंने यहां एक ब्रोमो ले लिया और रिएक्शन की मैंने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और एक्सेस में रिएक्शन हो रही है, जितने मोल चाहिए उतने मोल ले लो आप। तो मुझे बताओ, जब मैं एक्सेस में रिएक्शन करूंगा तो प्रोसेस क्या है भैया, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, और इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा मतलब भाई साहब एक रेडिकल ये बनेगा, एक रेडिकल ये बनेगा, और अगर दोनों डाइमराइज कर जाएं तो क्या एक बाईसाइक्लो कंपाउंड भी फॉर्म हो सकता है। कौन सा कंपाउंड है ये, बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो एक बाईसाइक्लो कंपाउंड भी क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। ये कहानी चाहती है इसमें, सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब इसी में अच्छा एडवांस कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन कि भैया मेरे पास एक एल्कीन थी, मैंने यहां पर सोडियम ड्राई ईथर लिया इस ब्रोमो को लेकर, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब यहां क्या किया, यहां मैंने एल्कीन बना दी, क्योंकि एल्कीन लेकर गए थे, तो मैंने पहला स्टेप तो यही किया भैया, ब्रोमीन हटा दिया। पहला स्टेप तो सिंपल है, यही करना चाहिए। अब क्या ये रेडिकल खुद में रेजोनेंस करके ये भी तो बना सकता था, मतलब अब तुम्हारे पास ए रेडिकल भी आ चुका है और बी रेडिकल भी आ चुका है। क्या क्या बन सकता है, ए बन सकता है, बी बन सकता है और ए बी भी बन सकता है। ये तीन प्रोडक्ट बन सकते हैं। मतलब दिमाग से खेलो कि तुम्हें पता है दो रेडिकल आ चुके हैं, दो रेडिकल आ चुके तो क्रॉस भी कर देंगे, सेल्फ भी कर देंगे। ये कहानी है वुड्स रिएक्शन की। किसकी कहानी है ये, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या बनता है, एक रेडिकल बनता है, और रेडिकल की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, चीजों को डाइमराइज कर दो, और चीजों को डाइमराइज कर दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब आता है इसका अगला पार्ट, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखो जब सिर्फ वुड्स हो तो आर एक्स मतलब एक मोल, और जैसे ही फिटिंग आएगा, फिट कहां नहीं होता बेटा, एरोमेटिक में, क्योंकि एरोमेटिक में जो हैलाइड है ना, वो मेरे भाई एरोमेटिक का रेडिकल छोड़ेगा, और एरोमेटिक का रेडिकल छोड़ेगा जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। बाकी सारी कहानी वही है। तो बताओ दोनों रेडिकल टूटेंगे तो एक आर रेडिकल, एक ये रेडिकल। मतलब फिटिक के नाम से तुम हमेशा ये समझो कि वो फिट नहीं होगा, और जब फिट नहीं होगा तो वो कौन सा है जो फिट नहीं होता है, जो अनस्टेबल होता है, और वो कौन सा है जो अनस्टेबल होता है, वो है बेंजीन रिंग। तो वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। सिंपल हो गया। अब मान लो यही चीज फिटिंग होती तो क्या इसमें वुड्स नाम आ रहा है, नहीं। तो फिटिंग में फिर क्या होगा, दोनों फिट नहीं होंगे, मतलब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एराइल हैलाइड। और जब दोनों एराइल हैलाइड होंगे, इसका मतलब जब यहां पर सोडियम ड्राई ईथर की रिएक्शन होगी तो बताओ सिंपल बाईफेनिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक बाईफेनिल। तो ये तीनों रिएक्शन क्लियर हो गई। देखो जब मैंने RX लिया तो भैया वुड्स, सिर्फ वुड्स मतलब सब सही जा रहा है। जैसे ही फिटिक की एंट्री हुई, फिटिक मतलब फिट नहीं हो रहा है, कौन है वो, एराइल। वुड्स फिटिक में वुड्स भी आ रहा है, फिटिक भी आ रहा है, तो एक आर एक एराइल। सिर्फ फिटिक है, ओनली फिटिक है, दोनों एराइल। तो देखो an aryl light gives diphenyl compound when treated with sodium in the presence of dry ether। तो याद रखना बहुत इजी हो गया कि भैया सिंपल हो गया। अगर मेरे पास वुड्स फिटिक है तो एक RX एक फेनिल। एक बार मैच द फॉलोइंग में जेईई मेंस में पूछा था, डायरेक्ट नाम पूछा था, तो सिंपल हो गया। वुड्स मतलब दोनों सही है, मतलब दोनों RX। वुड्स फिटिक, वुड्स आ गया ना, एक RX एक फिटिक, मतलब फिट नहीं हो रहा। और ओनली फिटिक है तो ओनली फिटिक में तो टेंशन ही नहीं है, मतलब दोनों ही फिट नहीं होंगे, मतलब कहानी कहां जाएगी, कहानी दोनों एराइल हैलाइड में जाएगी। ये कहानी आती है इसकी। तो इस तरीके से हमने वुड्स से रिलेटेड रेडिकल की जो प्रॉपर्टीज है ये सीख लिया कि रेडिकल क्या करता है, और इसी तरीके से हम एल्केन की और भी रिएक्शन जो पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट आने वाला है वो देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट अपना है अपने पास कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। बात समझिएगा पूरी तरीके से, क्योंकि अब रिएक्शन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसा लगाना पड़ेगा कि सर बात हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस की, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर इलेक्ट्रोड पे रिएक्शंस होने वाली हैं। अच्छा इलेक्ट्रोलिसिस है यार, मतलब इलेक्ट्रॉन की कहानी की कोई बात होगी यहां पर। अच्छा इलेक्ट्रॉन की जब बात होती है तो दो तरह की रिएक्शन होती है, एक कैथोड पे भी रिएक्शन होती है और एक एनोड पे भी रिएक्शन होती है। ठीक है सर, समझ में आता है, क्योंकि प्लेट्स हैं तो वहां पर कैथोड प्लेट भी होगी और एनोड प्लेट भी होगी। तो मेरा एक बात बताओ, बस आपको एक छोटी सी बात का नॉलेज होना चाहिए कि सर कैथोड का मतलब क्या है। कैथोड का मतलब होता है रिडक्शन। कैथोड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन।
और हम जो रिडक्शन की बात करते हैं ना, रिडक्शन का प्योरली जो मतलब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन के थ्रू, वो हम समझते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। जैसे हम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं कि हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या होता है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के एडिशन को हम बोलते हैं रिडक्शन। अच्छा, बात आई एनोड प्लेट पे, तो भैया एनोड प्लेट पे होता है ऑक्सीडेशन। एनोड प्लेट पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कहीं ना कहीं ये खास बात यहां पर रहती है। अब बात करते हैं कि सर ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा मतलब क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हो रही होगी, जहां कैथोड प्लेट भी होगी और एनोड प्लेट भी होगी। यहां पर क्या होता है, एज अ रिएक्टेंट हम एक सॉल्ट लेते हैं बेटा। हम एज अ रिएक्टेंट हम क्या लेते हैं, एक सॉल्ट लेते हैं। अब एसिड का एक सॉल्ट लोगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये Na होगा, सही बात है। अच्छा मुझे बताइएगा, अगर मैं ये सॉल्ट बना रहा हूं तो ये सॉल्ट कब प्रिपेयर हुआ होगा, कब ये सॉल्ट बना होगा, किस तरीके से बना होगा। तो बेटा यहां क्या होता है, एक अपने पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अपने पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को एक बेस से रिएक्ट कर रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड को किससे रिएक्ट करा रहा हूं मैं, बेस के साथ। तो बेटा बेस के साथ अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा तो सोच के देखना, क्या ये Na+ और OH- बेस क्या करेगा, एसिडिक H को रिमूव करेगा और नेगेटिव क्रिएट करेगा। तो फाइनली अपने पास क्या बनता है, एक RCOO- Na+, एक सॉल्ट बनता है और साथ ही साथ यहां पर एक वाटर प्रोड्यूस होता है। मतलब कहीं ना कहीं इस वाटर में क्या क्या है, H+ और OH-। अब दिमाग लगा के सोचना बेटा, अब यहीं पर दिमाग लगाना है कि किसको मैं कैथोड पे रखूं और किसे मैं एनोड पे रखूं। क्योंकि पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है ना, वो इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट नहीं पूछता, ये पूछता है कि भैया कैथोड पे क्या रखा गया और एनोड पे क्या रखा गया और ओवरऑल वहां पर हुआ क्या। अब ध्यान से सुनना पूरी बात को जरा। तो मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक है, मेरे पास RCOO- और एक है मेरे पास H+। अब ध्यान से सुनियो, मुझे बताओ, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो तो भैया इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए, और इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मतलब क्या हुआ, भैया H+ तो खाली है, किसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, O- के पास। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से हो सकते हैं, O- के पास। और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव O- से हो सकते हैं तो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया, तो ध्यान से बताना क्या यहां पर RCOO रेडिकल बन जाएगा, प्लस कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर लिख सकता हूं। अब सोचो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस था, अभी मैंने जो बात की। जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस है तो क्या ये एनोड पे होगा या कैथोड पे होगा, तो भैया एनोड पे होगा। कहां पे होगा, एनोड पे। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो कहीं तो ऐड होगा, तो भैया ऐड कहां होगा, जहां जरूरत होगी, जहां कमी होगी। कमी का मतलब H+। तो फाइनली यहां H+ पे क्या होता है, H रेडिकल फॉर्म होता है। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो क्या बन गया, H रेडिकल। मतलब सर ये H रेडिकल और ये RCOO रेडिकल, सर अब क्या होगा। तो भाई साहब अब जरा हम एनोड की पूरी रिएक्शन को मैं पूरा करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। यार मुझे बताओ, अगर मैं इस रेडिकल का रेजोनेंस करूं तो भैया रेडिकल इधर से उधर घूमता रहेगा, बस यही तो होगा। लेकिन अगर मुझे कुछ नया करना है तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करता है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर थे इसका एक इलेक्ट्रॉन इसे मिलता है। तो फाइनली जो बनता है ना बेटा, वो बनता है CO2 गैस। वो कौन सा गैस बनता है, CO2 गैस। और जो बच जाता है वो बनता है R रेडिकल। अब बताओ R रेडिकल क्या करेगा, तो सर भैया R रेडिकल अपने जैसे R रेडिकल से क्या बना लेगा, RR बना लेगा। ये कहानी होती है एल्केन फॉर्मेशन की। अब ये H रेडिकल क्या करेगा, भैया H रेडिकल अपने जैसे H रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा और एक H2 गैस को फॉर्म करेगा। मतलब पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर एनोड पे कौन सी गैस निकलती है और कैथोड पे कौन सी गैस निकलती है। तो यहां इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, मतलब ये कौन सी प्लेट है, रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो मुझे बताओ
क्या मैं कह सकता हूं कि भैया इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या है? रिडक्शन। तो कैथोड पे कौन सी गैस निकलेगी? H2, हाइड्रोजन। लेकिन एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी? CO2। अब मान लो तुम भूल गए, मान लो भूल गए, तो मुझे ये तो याद है ना भाई कि कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन थी, कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन थी, मतलब कार्बोक्सिलिक से वो RCO नेगेटिव बना होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए होंगे, वो इलेक्ट्रॉन H पे ऐड हुआ होगा, मतलब ये कार्बोक्सिलिक वाले से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब एनोड पे है, एनोड पे है मतलब CO2 है, खत्म। अच्छा उससे भी इजी करते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं उससे भी इजी करो, तो देखो भाई कैथोड पे स्पेलिंग में क्या आता है? H आता है कि नहीं आता? कैथोड की स्पेलिंग में H आता है कि नहीं आता? एनोड की स्पेलिंग में H आता है क्या? नहीं। तो H आता है मतलब कैथोड पे कौन सी गैस? H2 गैस। तो फिर दूसरे वाले पे कौन सी गैस? CO2 गैस। ये लो खत्म। किसी ने कहा O देख लो, O तो दोनों में आता है भाई, O तो दोनों में आता है। कैथोड के स्पेलिंग में H आता है मतलब कौन सी गैस? H2। खत्म। अब मान लो तुमसे रिएक्शन पूछिए भैया प्रोडक्ट बताओ कैसे बनाओगे, तो एक बात बताओ, जब मैं कार्बोक्सिलिक के सॉल्ट को ले रहा हूं तो सिर्फ मैं उसके CO2 को निकाल रहा हूं और R पे क्या बना रहा हूं? रेडिकल। अच्छा R रेडिकल की सारी कहानी तुमको पता है कि उसको डाइमराइज करते हैं, तो क्वेश्चन कैसा बनेगा जरा देखना। क्वेश्चन ऐसा होगा कि सर मेरे पास मान लीजिए ये है कार्बोक्सिलेट आयन और मैंने बोला कि यहां पर हो रही है कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सी इलेक्ट्रोलिसिस? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। अब कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है तो एक बात बताओ जरा, क्या यहां पर CO2 गैस निकलनी चाहिए? अच्छा भाई CO2 गैस निकलेगी तो बताओ क्या बनेगा? रेडिकल। अच्छा कैसे याद रखोगे? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहीं भी आएगा हमेशा रेडिकल जनरेट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? रेडिकल। तो खत्म कहानी सर, ये रहा खुद का रेडिकल, ये रहा ये रेडिकल, सर फाइनली क्या करूंगा? जोड़ के ये बना दूंगा, खत्म हो गया कहानी। यही है अपना आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। मान लीजिए सर किसी ने कहा सर ये वाला मान लीजिए ऐसा है, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने यहां सर 2 लगा दिए, 2 सॉल्ट है मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 सॉल्ट है तो क्या दिक्कत है? ये रहा NaOH, जहां पर सॉल्ट ये था ही। अच्छा क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्या करोगे भैया? तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में सर क्या करते हैं? एकदम सर आप क्या करो, आप CO2 निकालो और रेडिकल बना दो सर, CO2 निकाल के सर रेडिकल बना दो। अच्छा CO2 यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, तो जब रेडिकल जनरेट होंगे तो ये रेडिकल कहीं ना कहीं कंपाउंड में ही जनरेट हो चुके हैं। तो मैं चाहूं तो भैया इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस करो ना यार, क्या दिक्कत है? इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस किया, ये बॉन्ड बनाया, क्या बन गई? एल्कीन बन गई। क्या बन गई? एल्कीन बन गई। मतलब यहां पर कौन सा प्रोसेस हुआ है? इंट्रामोलिकुलर। तो आप अलग अलग भी जोड़ सकते हो और आप इंट्रामोलिकुलर भी कर सकते हो। कौन सी फास्ट होती है? इंट्रामोलिकुलर। तो बताओ कौन सी करनी चाहिए मुझे? इंट्रामोलिकुलर। अब सोचो, अब इस पूरी रिएक्शन को सोचो, इलेक्ट्रोलिसिस था यार, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हुआ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन। अच्छा इलेक्ट्रॉन हुआ सर, ये डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलिक का निकलना, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कहीं ना कहीं रेडिकल वाला निकलना होगा, और रेडिकल वाला निकलना है मतलब रेडिकल बनेगा और बाद में क्या करोगे? डाइमराइज कर दोगे। डाइमराइज भी कर सकते हो और कहीं ना कहीं इंट्रामोलिकुलर से तुम इस तरीके से भी डाइमराइज कर सकते हो। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये है कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, रेडिकल के फॉर्मेशन पे रिएक्टिविटी भी पूछ सकता है। अच्छा रिएक्टिविटी को क्वेश्चन कैसे होंगे? सिंपल है, रेडिकल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? जैसे पॉजिटिव वैसे रेडिकल। तो अल्फा हाइड्रोजन गिनो, जिस पे रेडिकल तगड़ा वो ज्यादा स्टेबल, और जो ज्यादा स्टेबल वो जल्दी CO2 निकालेगा, जल्दी CO2 निकालेगा तो रिएक्टिविटी सबसे फास्ट हो जाएगी। ये आता है इसका पूरा 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 फंडा। अब अपने पास नेक्स्ट रिएक्शन है सोडा लाइम। ये भी डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस ही है। जरा इसके नाम पे जाओ, इसके नाम पे जाओ, मतलब समझ में आ जाएगा तुम्हें। मुझे बताओ एक बात, अगर मैं सोडा लाइम की बात करूं तो सोडा लाइम में ये सोडा क्या है? ये सोडा है बेटा NaOH। ये सोडा क्या है? NaOH। और लाइम का मतलब होता है क्विक लाइम, मतलब कहीं ना कहीं कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब इसमें जो रिएजेंट मैं निकाल रहा हूं, जो रिएजेंट मैं ढूंढ रहा था, वो रिएजेंट इसके नाम में ही मिल गया। और जब इसके नाम में ही मिल गया तो अब क्या करें सर? जरा ध्यान से देखो, ये भैया बेस दे दिया है। अब रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन होती है एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। रिएक्शन किसके साथ होती है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा, और लाइम मतलब CaO। अब ध्यान से सुनना बेटा,
जब मैं इनको प्रोसीड कराऊंगा, अब मैकेनिज्म तुम सोचो यार कि मैकेनिज्म क्या होनी चाहिए। भैया बेस ने आपके साथ हमेशा क्या किया है, कार्बोक्सिलिक के साथ क्या किया है, हमेशा एसिड बेस रिएक्शन की है, नेगेटिव क्रिएट किया है। अच्छा नेगेटिव क्रिएट किया तो क्या बन गया, RCOO नेगेटिव, और क्या निकल गया, वाटर निकल गया सर। अच्छा भाई अब क्या करूं सर, रेडिकल बना दूं क्या? अरे भैया इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ी है जो रेडिकल बना दोगे, ये तो सोडा लाइम प्रोसेस है। तो अब क्या करूं यार, नेगेटिव का अगर मैं रेजोनेंस करता, अगर मैं नेगेटिव का रेजोनेंस करता तो भैया नेगेटिव का रेजोनेंस तो घूमता रहता, इस ओ पे कभी उस ओ पे, कुछ नया तो नहीं बनता। नया बनने के लिए कुछ नया करना होगा। क्या? एक डीलोकलाइज होता है और ये आर को ब्रेक करता है, और जब आर को ब्रेक करेगा तो बताओ आर पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और कौन सी गैस रिलीज हो गई है, CO2। तो ये भी एक डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है जो कि कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक को रिमूव करता है। अच्छा बात आई कि सर ये किस काम है, ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। CO2 को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब करने के काम आता है। तो सोडा का भी काम आ गया और लाइम वाटर का भी काम है। लाइम वाटर में तो CO2 जाती है एब्जॉर्ब होने, मतलब क्विक लाइम ये इसलिए लिया गया था। बात समझ में आई? अच्छा क्या बन रहा है, एक कार्बे एनायन बन रहा है, और कार्बे एनायन अब क्या करे भैया, वाटर लिया था, इसी वाटर से एसिडिक H लेगा और एक RH फॉर्म कर देगा, मतलब एक एल्केन फॉर्म कर दी। देखो अगर R को बढ़ाना है, R को डबल R करना है, RR करना है, रेडिकल लगा दो। रेडिकल कैसे लगाओगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, या फिर वुड्स, RX ले लो, X निकालो, R पे रेडिकल बन जाएगा, R एल्केन बढ़ जाएगी भाई। लेकिन अगर मैं यहां पर कार्बोक्सिलिक की बात करूं तो मुझे बताओ ये क्या, कार्बोक्सिलिक में जो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हमने पढ़ा है ये दो तरीके से हो गया। एक सोडा लाइम, सोडा लाइम मतलब सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब CO। भैया सोडा जो कास्टिक सोडा लिया है हमने NaOH, ये तो बेस है, ये तो नेगेटिव बनाएगा। अच्छा नेगेटिव बनाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस है नहीं, तो नेगेटिव में तो नेगेटिव मतलब कहीं ना कहीं वो भी नेगेटिव क्रिएट होगा, मतलब सोडा लाइम में R पे नेगेटिव बनता है और इलेक्ट्रोलिसिस में R पे रेडिकल बनता है। ये है इसकी पूरी खास बात। इसीलिए यहां पर एल्केन वही R पे बन जाती है, मतलब तुम जो कार्बोक्सिलिक लेके जाओगे उसी का एल्केन बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे आते हैं। मान लो यहां पर मैं क्वेश्चन पूछता रिएक्टिविटी ऑर्डर के, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं यहां क्वेश्चन पूछ रहा हूं रिएक्टिविटी ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मुझे बताओ जब मैंने पहला पूछा, पहला रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका है, सोडा लाइम, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सोडा लाइम की। तो मुझे बताओ जब मैं सोडा लाइम की बात कर रहा हूं तो मेरे पास एक है CH3COH, जब ये सोडा लाइम से क्रिएट होगा, एक है मेरे पास C डबल बॉन्ड CCOH, एक बार इससे होगा, और एक है मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड CCOH। और मैंने तुमसे बोला कि एक बार प्रोसेस हुआ है किसके साथ, सोडा लाइम के पास। तो बताओ यहां क्या बनेगा, C नेगेटिव, यहां क्या बनेगा, डबल बॉन्ड पे नेगेटिव, और यहां क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव। बताओ कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल है उसी की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। अब बताओ क्वेश्चन में मुझसे पूछता प्रोडक्ट, सीधे ये एक कार्बन था, सॉरी यहां दो कार्बन कर दिया मैंने, ये क्या था, एक कार्बन था, तो यहां पर क्या आ गया, एक कार्बन पे नेगेटिव आ गया। और तुमको पता भी है नेगेटिव की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो सिंगल बॉन्ड पे कम स्टेबल होती है, ज्यादा EN पे ज्यादा स्टेबल होती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस है। तो अब बताओ कि ऐसे क्वेश्चन में प्रोडक्ट पूछता, ये मेथेन बना देगा, ये क्या बना देगा, मेथेन बना देगा सीधे। अच्छा यही मान लो तुम इलेक्ट्रोलिसिस करते तो मेथेन नहीं बनता, क्यों, रेडिकल लगता C पे, और C का रेडिकल एक और C को जोड़ता, इथेन बन जाता। मतलब कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस से क्या तुम कभी मीथेन बना सकते हो, कभी नहीं बना सकते, क्योंकि एक कार्बन पे रेडिकल हमेशा क्या करेगा, दो कार्बन वाला बना देगा, और दो कार्बन वाला बन गया, मीथेन कहां से बना फिर, तो मीथेन तो बचा ही नहीं, इसका मतलब क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा सर। तो ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। जरा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। मान लीजिए मेरे पास है सर, ये है बेंजोइक एसिड, क्या है मेरे पास, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को मैंने रिएक्ट किया, बेंजोइक एसिड को मैंने रिएक्ट किया किससे, NaOH प्लस CO। रिएक्शन का नाम क्या है, रिएक्शन का नाम क्या है, सोडा लाइम। क्या होगा सर, पहले तो नेगेटिव बनेगा क्योंकि बेस है, बेस क्या करेगा सर, RCO नेगेटिव बनेगा सर, RCO नेगेटिव के बाद सर ये CO2 निकालेगा, CO2 निकालते ही सर बेंजीन पे नेगेटिव आएगा, और बेंजीन का नेगेटिव वाटर से क्या ले लेगा सर, H ले लेगा सर, और ये ओवरऑल एक बेंजीन बन जाएगी। अब कैसी भी रिएक्शन हो यार, आप आराम से कर सकते हो, कैसी भी रिएक्शन हो। अच्छा मान लो तुम्हें बाइफेनिल बनाना होता तो मैं क्या करता सर, पहले मैं सर NaOH लेता,
और NaOH के बाद सर मैं करता इलेक्ट्रोलिसिस। क्यों सर? क्योंकि सर मुझे पता है कि अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तभी तो वो रेडिकल बनेगा, और जब तभी रेडिकल बनेगा तो मेरे भाई सबसे पहले NaOH से क्या बना? O नेगेटिव। एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बन गया? रेडिकल। रेडिकल के बाद फिर क्या बन गया? बताओ जरा, जल्दी जल्दी बताओ जरा। O पे रेडिकल, फिर क्या बनेगा? CO2, फिर क्या बनेगा? बेंजीन पे रेडिकल। और भाई साहब बेंजीन पे रेडिकल क्या बना देगा? 2 बेंजीन जोड़ दो सर, और आंसर आ जाएगा बाइफेनिल। तो कैसा भी प्रोसेस हो, आपको हर एक रिएक्शन बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ये दोनों प्रोसेस मेरे ख्याल से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास कंबशन प्रोसेस। कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है जलना। अब क्या है सर ये कंबशन का मतलब? जलना तो चलो समझ में आता है। भैया क्या तुमने कभी कार्बन का प्रोसेस पढ़ा है जब कार्बन जलता है? बिल्कुल सर। क्या होता है सर, अगर कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और उसको मैं एयर के साथ कहीं ना कहीं बर्न करूं, तो बड़ा एयर के साथ बर्न करने पे क्या होता है? CO2 और वाटर निकलता है। क्या निकलता है? CO2 और वाटर निकलता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं किसी मीथेन को एयर से रिएक्ट कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं क्या निकल रहा है? CO2 और वाटर। ये CO2 भाई ये तो एक्सेस में मिल ही रहा है ना। सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? CO2, नंबर ऑफ कार्बन पे। मतलब सर अगर मुझे कंबशन प्रोसेस को बढ़ाना हो तो क्या मुझे कार्बन को बढ़ा देना चाहिए? बिल्कुल सर, कार्बन को बढ़ा देना चाहिए। मतलब अगर मैं यहां पर 2 कार्बन लेता, लेट सपोज, और मैं यही रिएक्शन एयर के साथ कराता, तो क्या अब 2 CO2 मेरे पास बनने लग जाता, और मैं वाटर। अब मैं बैलेंस तो देखो कर ही लूंगा यार, बैलेंस तो क्या आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बैलेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है प्रोसेस की समझने की। तो क्या आपको ये पूरी तरीके से जो कंबशन प्रोसेस है ये क्लियर हो गया? नहीं हो गया? कंबशन का मतलब जलना, और ये कौन सा होता है? कार्बन को एयर के साथ प्रोड्यूस करते हैं तो क्या बनता है? CO2। चलो मेरा क्वेश्चन है, मुझे बनाना है 5 मोल ऑफ CO2, 5 CO2 करना है, क्या कर दूं? 5 कार्बन ले लूं? बिल्कुल सर, सही जवाब है, 5 कार्बन ले लो सर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि कंबशन प्रोसेस क्या होता है। अगला प्रोसेस है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ये जो प्रोसेस है ना भाई, इनमें कुछ रिएक्शन तो आपको एज इट इज याद होनी चाहिए थोड़ी सी। देखो आज तक मैं कभी ये नहीं कहता कि चीजों याद हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट से निकली हैं, जिन्हें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं, बड़ा ध्यान से सुनना। यहां क्या होता है, हम सबसे पहला कंट्रोल प्रोसेस सुनते हैं कि अगर मैं एयर के साथ प्रोड्यूस करता तो नॉर्मल में क्या होता है? CO2 बन जाता है। लेकिन अगर मैं कॉपर के प्रेजेंस में ये कर रहा हूं, बेटा सुनिएगा, कॉपर के प्रेजेंस में कर रहा हूं अगर मैं, और कितने 523 केल्विन, अगर आप ये थोड़ा सा हाई टेम्परेचर ले लें तो बेटा ये क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे चीजें क्या होती हैं? ऑक्सीडाइज होती हैं। चीजें क्या होती हैं? ऑक्सीडाइज होती हैं। और बेटा ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ? जैसे हाइड्रोजन के ऐड होने को हम रिडक्शन कहते हैं, हाइड्रोजन के ऐड होने को हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीडेशन कराना चाहता हूं ना, तो एक चीज ध्यान रखना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ना, वो क्या होता है? वो ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब सोचो यार, मुझे एक कार्बन को ऑक्सीडाइज करना था, तो क्या मुझे एक H को OH में रिप्लेस कर देना चाहिए? देखो यही हुआ। थोड़ा और तगड़ा ऑक्सीडेशन है, 2 OH को कर दो। कैसे भैया? 2 OH के करोगे तो 2 OH में सेम कार्बन पे 2 OH, तुमने हमेशा देखा है लोन पेयर रिपल्शन, तो ये क्या करते हैं? ये वाटर रिलीज करते हैं हमेशा। सेम कार्बन पे 2 OH हमेशा क्या रिलीज करेंगे? वाटर। तो मतलब क्या हो गया? HC डबल बॉन्ड O, और ये H, क्योंकि ये अपनी वैलेंसी को किसको ट्रांसफर कर देगा? इसे। तो क्या बन जाएगा? SCHO। देखो क्या बन गया? SCHO। थोड़ा और तगड़ा ले लो, और ऑक्सीजन ले लो, और तगड़ा ले लो, तो भैया मैंने क्या किया? 3 कन्वर्ट कर दिए और 3 OH आ गए अगर, तो भैया 2 OH से तो वाटर निकल गया, तो एक बन गया HC डबल बॉन्ड OH। मतलब क्या बन गया? एक फॉर्मिक एसिड बन गया। क्या बन गया? एक फॉर्मिक एसिड बन गया। ये कहानी है। ये 3 तो मुझे हमेशा याद रहेंगी भाई, अब मैं कभी नहीं भूलने वाला सर, क्योंकि मैं जैसे जैसे ऑक्सीजन को बढ़ा रहा हूं, देखो मैं तुम्हें याद करने का तरीका बताता हूं, जैसे जैसे ऑक्सीजन को बढ़ाता गया, देखो क्या हो गया? ऑक्सीजन बढ़ते गए, बढ़ के 1 2 3। अब लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला एक हॉट केमोनोफोर आता है। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है कि भैया आपके पास टर्शरी हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब अगर टर्शरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तभी रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। अगर मैं इसको अलग से समझाऊं तो बेटा एक बात समझना, अगर मेरे पास ये टर्शरी कार्बन है और यहां हाइड्रोजन है, तो ये क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ
KMnO4 है और मैंने क्या किया, हीट को थोड़ा सा ज्यादा ले लिया। तो मैंने आपसे बोला ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन का मतलब अभी आपको बताया क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब सर होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब सर ऑक्सीजन को किस सोर्स में फिर ऐड करूं सर मैं, तो भैया ऑक्सीजन को OH के सोर्स में ऐड कर दो। तो भैया टर्शरी हाइड्रोजन किस में रिप्लेस हो जाता है, OH में रिप्लेस हो जाता है। बस ये प्रोसेस है। तो बताओ फाइनली यहां पे क्या बन जाएगा, एक टर्शरी एल्कोहल बन जाएगा। मान लो सर एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा। मान लो सर मेरे पास ये होता, सर क्या कोई आपको टर्शरी कार्बन दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है भाई, ये वाला है। तो सर यहां हाइड्रोजन भी दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है भाई। तो अगर मैं हॉट KMnO4 लूं, अगर मैं हॉट KMnO4 लूं तो क्या ये ऑक्सीडाइज करेगा, बिल्कुल करेगा। किसे ये रिप्लेस करने वाला है, टर्शरी को। मतलब सर ये टर्शरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहानी मतलब अगर मेरे पास टर्शरी हाइड्रोजन है तभी रिप्लेसमेंट होगी, वरना रिप्लेसमेंट नहीं होगी। बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मेरे पास आइसोमराइजेशन। देखो नाम से ही क्लियर है, आइसोमराइजेशन मतलब कहीं ना कहीं, अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा जो हमें शायद भूल जाऊं मैं, लेकिन अगर मैं उसका नाम ध्यान रख सकता हूं तो नाम में तो बहुत सारा मतलब होता है भाई। भाई कोई भी चीज अगर बनी है तो वो बिना नाम के तो नहीं बनी होगी, यूं ही रैंडमली उसका नाम नहीं रखा गया होगा। कोई ना कोई तगड़ी तरीके से, कोई ना कोई तगड़ा कॉन्सेप्ट लगा के उसका नाम रखा गया होगा। और भैया आइसोमराइजेशन तुमको यही कहता है कि चीजों में जितने आइसोमर तुम बना सकते हो उतने आइसोमर में चेंज हो जाएगा। लेकिन बस ध्यान के रखना है कैटलिस्ट AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो सिंपल हो गया, AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। और थोड़ा सा भैया टेम्परेचर ले लो, बढ़िया। क्योंकि भाई टेम्परेचर क्यों लिया, अरे मेरे भाई जब किसी बॉन्ड को तोड़ोगे तो तोड़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए भाई, कोई तो टेम्परेचर। बॉन्ड वाइब्रेट कैसे करेगा, बॉन्ड वीक कैसे बनेगा। इसका मतलब मेरे भाई अगर मेरे पास मान लो पेंटेन है तो पेंटेन का कौन सा आइसोमर होता है, सिर्फ आइसोमर बनाओ बस। ब्यूटेन में ये वाला होता है, प्रोपेन में ये वाला होता है, देखो बन गया। अगर यहीं पर मैं हेक्सेन ले लेता मान लो, ठीक, और मुझसे बोला गया भैया आइसोमराइजेशन कराना है, तो भैया क्या लेते हैं, AlCl3 प्लस HCl और हीट ले लो थोड़ी सी। क्या करूंगा, इसके आइसोमर बना दो सर, खत्म। 5 में क्या बनाते हो, ये वाला। और कौन सा बनाते हो, ये वाला। और 4 में कौन सा बनाते हो, याद करो, ये वाला भी बनाते थे, एटसेट्रा। जितने आइसोमर आप बना सकते हो उतने आइसोमर ये ड्रॉ कर लेगा। इसका मतलब है ये आइसोमराइजेशन। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोमराइजेशन। कौन सा प्रोसेस है ये, आइसोमराइजेशन। अगला देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास एरोमेटाइजेशन। याद, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल हो गया मेरे भाई। एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, एरोमेटिक। अच्छा मतलब कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा। अच्छा सही बात है सर। अच्छा एरोमेटिक में आज तक अपन ने क्या पढ़ा है, बेंजीन। मतलब ये कहना ये चाहता है कि अगर तुम 6 कार्बन या उससे ज्यादा ले लो तो 6 कार्बन का मतलब क्या हुआ कि 6 को अगर मैं रिंग में कन्वर्ट कर दूं बेंजीन बन जाएगी। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6। अच्छा फिर से मुझे हीट वीट लेनी पड़ेगी क्योंकि भैया बॉन्ड भी हटाना है, बॉन्ड को जोड़ना भी है। फिर पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या करोगे, H भी हटाओगे, हाइड्रोजन भी निकलेगा। मतलब ये कहानी आती है। और जब भी ऐसा कुछ करना हो ऑक्साइड ले लो। किसका, क्रोमियम का ऑक्साइड ले लिया, मोबाइलियम का ऑक्साइड ले लिया, वेनेडियम का ऑक्साइड ले लिया। इनके ऑक्साइड लेते ही सिंपल फैक्टर है, आप सीधे क्या करो, सीधे आपने 6 कार्बन लिया, 6 कार्बन को किस में चेंज कर दिया भाई साहब, 6 कार्बन को चेंज कर दिया आपने सीधे एरोमेटिक रिंग में। मतलब अगर मेरे पास नॉर्मल हेक्सेन है, बड़ी फेमस रिएक्शन है भाई, जेईई मेंस पूछता ही ये मान लो, जेईई मेंस में बहुत बार पूछा गया ये। मतलब अगर तुम बताए कुछ दिन बाद तुम ये सोचोगे अरे एरोमेटिक रिंग बनना है, ऑक्साइड ले लो, पक्का ऑक्साइड से एरोमेटिक रिंग बन रही होगी। ये तुम खुद जान जाओगे, पता है, ये तुम खुद जान जाओगे। अच्छा 6 था, क्या बना दिया, 6 को मिला के बेंजीन बना दिया। किसी ने कहा सर अच्छा 6 है, चलो ठीक है। मान लो सर ये 7 होता तो मैंने इसको 7 कार्बन ले लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 7 कार्बन लो, 6 कार्बन लो, बनेगा तो बेंजीन ही। फिर सर 1 कार्बन का क्या करूंगा, तो सर 1 कार्बन को मिथाइल के फॉर्म में लगा दो, खत्म। किसी ने कहा सर अच्छा बताओ अगर 7 कार्बन ना लेके आपने 8 कार्बन लिए होते तो क्या होता सर, तो भैया कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, MO2O3 ले लो, या फिर वेनेडियम का ऑक्साइड ले लो, या फिर क्रोमियम का ऑक्साइड ले लो। तो भाई साहब ऐसे केसेस में फिर क्या होता है, बनेगा तो बेंजीन ही, लेकिन सर फिर क्या करूं, तो भैया 2 कार्बन जो बचे हैं उनको एथिल के फॉर्म में लगा दो। मन नहीं कर रहा है तो भैया डाई मैथिल के फॉर्म में लगा दो।
और मन नहीं कर रहा है तो भैया पैरा पे लगाया था, मेटा पे लगाया था, ऑर्थो पे लगाया था, तो सारे ही बन सकते हैं, बिल्कुल सारे ही बन सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोसेस में हम ये कर सकते हैं। मान लो 10 ले लिया तो 10 में 2 बेंजीन बन जाएंगी। देखो नेफ्थलीन, नेफ्थलीन में कितने होते हैं? 2 बेंजीन होती है। तो ये प्रोसेस है कौन सा? एरोमेटाइजेशन। तो अपने आप में क्लियर है कि भैया क्या फॉर्म करेगा? फॉर्म एरोमेटिक रिंग। और एरोमेटिक रिंग को अपन ने जनरली क्या देख रखा है? अपन ने जनरली देख रखा है एरोमेटिक रिंग क्या होती है? बेंजीन होती है। तो ये बेंजीन बन जाएगी। ये कहानी आती है। अगला देख लें। अगला आता है अपने पास जस्ट रिएक्शन विद स्टीम। देखो स्टीम का मतलब क्या हुआ? हीट। और हीट में कार्बन अगर तुम लो तो तुमको ऑक्सीजन जोड़ने पड़ेंगे, और ऑक्सीजन जोड़ोगे तो यार ऑक्सीजन जोड़ोगे, 2 OH जोड़ दिए तो वाटर में निकल जाएगा, कार्बोनिल बन जाएगा। यही प्रोसेस है बस। तो क्या होता है? मीथेन रिएक्ट करता है किसके साथ? स्टीम। मतलब काफी भयंकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सोचो क्या होता है? अच्छा खासा प्रेशर ले लिया, कैटलिस्ट ले लिया, और कैटलिस्ट से हमेशा कौन सी गैस निकलती है भैया? हाइड्रोजन। तो सिंपल हो गया, CH4 लिया और किसके साथ रिएक्शन कराई? निकल कैटलिस्ट के साथ। किसके साथ कराई? निकल कैटलिस्ट। अच्छे खासा प्रेशर ले लिया, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, तो सिंपल क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और H4 था तो डाई हाइड्रोजन निकल जाएगा। सिंपल हो गया एकदम। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शन है जो हम बार बार रिवाइज करेंगे ना तो ध्यान हो जाएंगे, क्योंकि इनके मैकेनिज्म पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके मैकेनिज्म पार्ट बहुत केमिकली रिएक्शंस के थ्रू बने हैं, मतलब एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस के थ्रू बने। जितनी मैकेनिज्म बोल सकता हूं, जितनी मैकेनिज्म का यूज कर सकते हैं, अगर वो यूज करने लायक है तो मैंने आपको जरूर बताई है कहीं ना कहीं। जहां अगर नहीं बताई है मतलब उसका कहीं पर भी कोई यूज बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन विद स्टीम भी ध्यान रख सकते हो। अगला देखिएगा, नेक्स्ट आता है पाइरोलिसिस। पाइरोलिसिस का मतलब क्या होता है? टूटना, क्रैकिंग, टूटना। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने काजल बनाया होगा, आंखों में काजल लगाते हैं ना, काजल। क्या होता है? कार्बन जलता है और कहीं ना कहीं क्रैकिंग होती है। क्रैकिंग मतलब टूटना, और टूटने से फिर वो क्या बनता है? वो कहीं ना कहीं वो CO2 बाहर नहीं निकल पाती, तो वही क्या हो जाता है? काला काला जम जाता है, और वही क्या है? काजल है। यही प्रोसेस है। मतलब पाइरोलिसिस का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? ब्रेकिंग। ब्रेकिंग। और बट आप ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेकिंग करके क्या बना लोगे बताओ तुम? मान लो मेरे पास 4 एल्केन है, 5-6 एल्केन है, कोई भी एल्केन है, तो भैया छोटे छोटे एल्केन 6 लिया था, सर 5 की भी बन सकती है, सर 5 की एल्कीन भी बन सकती है, सर 4 की भी बन सकती है, सर 4 की एल्कीन भी बन सकती है। मतलब छोटे छोटे पार्ट में आप उसके एल्केन भी बना सकते हो, आप उसके एल्कीन भी बना सकते हो। 3 बनाया, सर 3 की एल्कीन भी बन गई। मतलब ये प्रोसेस। 2 बनाया, 2 की इथेन हुई और 2 की इथीन भी बन गई। मतलब जितने छोटे छोटे पार्ट में तुम उसको तोड़ सकते हो, वो सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? पाइरोलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? पाइरोलिसिस। ये ध्यान रखना कि अगर तुमने एयर दे दिया तो बड़ा एयर में तो कंबशन प्रोसेस होगा, और कंबशन होगा तो वो उड़ जाएगा। तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहां एब्सेंस ऑफ एयर होती है। बस ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां एयर की प्रेजेंस नहीं होती, एयर की एब्सेंस होती है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं भाई, अगला देखते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा एल्केन, जो एल्केन की रिएक्शन हो सकती थी, जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जितने कॉन्सेप्ट बन सकते थे, वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए। मतलब सोचो अगर अपने पास देखा जाए तो मेन क्या है एल्केन में? मेन एल्केन में क्या है? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, सोडा लाइम, सबसे इंपॉर्टेंट मोनोक्लोरिनेशन, NBS, और उसकी रिएक्टिविटी तुम्हें ध्यान है क्या? F2Cl2 Br2I2। यस, रेशियो याद है? रेशियो Br2 में हमेशा टर्सरी, क्योंकि 180-1600, और Cl2 में 1 3.8 और 5। तो Cl2 में कैलकुलेट करना, लेकिन Br2 में सीधे टर्सरी, खत्म। लेकिन Cl2 में अगर टर्सरी किया तो भाई गलती हो सकती है। तो अब बताओ, सोडा लाइम, वुड्स याद है? वुड्स फिटिक, फिटिक मतलब फिट नहीं हो रहा, मतलब एरोमेटिक, वुड्स में RR, वुड्स फिटिक, R फेनिल, और सिर्फ फिटिक फेनिल, मतलब ये कहानी आती है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एल्केन अपन ने बहुत अच्छे से किया, और आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा आई थिंक। तो थैंक यू बच्चों, इसी तरीके से संजीवनी में जुड़े रहिए और आपको जरूर हेल्प मिलेगी, ये कंफर्म है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू बच्चों।